एक खुफिया सुपर एजेंट की कहानी। दुनिया पर कब्जे की ख्वाहिश लिए एक मुनज़्ज़म तंजीम, तरीन हथियारों पर अबूर रखने वाली एक ताकतवर तरीन ज़हीन तरीन एजेंट्स पर मुश्तमिल नामानूस बीमारियों पर महारत रखने वाली तंजीम ब्लैक थंडर। ठीक है, मैं समझ गया। ओवर एंड ऑल इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर उसने कार स्टार्ट की और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ा दी। उसके जहन में हकीकतन भूचाल आया हुआ था। ट्रूमैन, फ्लैक और उसके साथी गो एक ही तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे और तंजीम भी ऐसी थी जिसका इमरान ने पहले कभी नाम भी ना सुना था, लेकिन दोनों के मकासद भी अलहदा थे और उन दोनों ने उन मकासद के हसूल के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया था वो भी बिल्कुल ही अनोखा था, जिसे उर्फ़ आम में बेवकूफ़ाना भी कहा जा सकता था। लेकिन इमरान की छठी बार बार इस बात का सायरन बजा रही थी कि असल चक्कर कुछ और ही है, और अब वो फ्लैट इसलिए जा रहा था कि इत्मीनान से बैठकर उस सारी सूरत हाल पर गौर करके कोई लाइन ऑफ एक्शन तरतीब दे सके। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। थोड़ी देर बाद वो अपने फ्लैट पर पहुंच गया। उसने कार गैराज में बंद की, फिर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। आपके लिए एक अहम पैगाम है। भी घंटी बजी तो मैं जब दरवाज़ा खोलने के लिए आया तो मुझे एक लिफाफा दरवाजे के नीचे अंदर राहदारी में पड़ा नज़र आया। दरवाज़ा खोलकर मैंने चेक किया तो बाहर कोई आदमी मौजूद ना था। लिफाफे में कागज़ है जिस पर कोई पैगाम टाइप किया हुआ है। दरवाज़ा खोलते ही सुलेमान ने बड़े मुतमाना अंदाज में इमरान को आगाह करते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। मेज़ पर वाकई एक सफ़ेद रंग का सादा सा लिफाफा मौजूद था। इमरान ने लिफाफा उठाकर अंदर से वो कागज़ निकाला और फिर उस पर टाइपशुदा तहरीर पर उसकी नज़रें तेज़ी से दौड़ने लगी। हाथ बाहर रास इमरान के नाम था और हाथ में लिखा था, मिस्टर अली इमरान, ताउन का बेहद शुक्रिया। आपके इस ताउन की वजह से हम अपने मकसद में कामयाबी से बिल्कुल करीब हो गए हैं। उम्मीद है आइंदा भी इस ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। ट्रूमैन। इमरान ने बार बार ये हाथ पढ़ा, लेकिन हकीकतन इस हद की वजह तस्मिया उसकी समझ में न आई। ट्रूमैन ने किस ताउन का शुक्रिया अदा किया था और इस तरह हाथ लिखने का भी बज़ाहिर कोई मकसद नज़र न आता था। अजीब गोरख धंधा है। या तो मैं वाकई अहमक हो गया हूँ या इस मुजस्सम हमाकत ने मुजरिमों का रूप धार कर पाकिशा का रुख किया है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी पेशानी पर उजलों की बेपनाह शिकनें नमूदार हो गई थी। चाय लीजिए। सुलेमान ने चाय का कप इमरान के सामने मेज़ पर रखते हुए कहा। कमाल है, आज तो हर शख्स मुझसे ताबुन कर रहा है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर हाथ को वापस मेज़ पर फेंक कर वो सोफ़े पर बैठ गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ज़ीरो गन नाम की कोई चीज़ सीक्रेट सर्विस की तहवील में नहीं दी गई और ना ही इससे पहले उसने किसी ज़ीरो गन के मुतालिक सुना था। फिर जो कुछ ट्रूमैन कह रहा था वो सब क्या था? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने चाय की प्याली उठाई और आहिस्ता आहिस्ता उसे सिप करने लगा। प्याली खाली करने के बाद उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से सर सुल्तान के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कुछ देर घंटी बजती रही, फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई जिन्होंने खुद ही बराह रास्त टेलीफोन अटेंड किया था। मैं इमरान बोल रहा हूँ। ये ज़ीरो गन वगैरह का क्या चक्कर चला दिया आपने? इमरान ने खिलाफ़ तवक्का इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैंने अंडर सेक्रेटरी वज़ारत दिफ़ा बिलाल नकवी से इस मामले में बातचीत की है। वो आदमी ट्रूमैन सबसे पहले उसके पास पहुंचा था और बिलाल नकवी ने इस बारे में एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया है। उसके मुताबिक उसे भी सिरे से किसी ज़ीरो गन का कोई इल्म नहीं। इसने भी इस ट्रूमैन को टालने के लिए कह दिया कि वो सीक्रेट सर्विस की तहवील में जा चुकी है। सर सुल्तान ने कहा। क्या मतलब? लेकिन ट्रूमैन को फिर उसने आपका और मेरा नाम क्यों बताया? इमरान ने चौंकते हुए कहा। मेरा सिर्फ नाम ही नहीं बताया बल्कि उसे यकीन दिलाने के लिए उसने ट्रूमैन के सामने मुझसे फ़ोन पर बातचीत भी की, लेकिन जाहिर है मैं तो ज़ीरो गन के बारे में जानता ना था, इसलिए मैंने उसे डाल कर रिसीवर रख दिया। उसके बाद वो ट्रूमैन मेरे पास आया। वो इस कदर ताकतवर और सख्त आदमी था कि अंडर सेक्रेटरी की तरह मैंने भी अपनी जान छुड़ाने के लिए तुम्हारा नाम बता दिया था। अब ये इत्तेफाक है कि तुम राना हाउस में मिल गए। तुम्हारी इस कार से अंदाज़ा हो रहा है कि वो तुम्हारे पास पहुँच गया है। क्या हुआ इसका? कौन आदमी है ये? और ये किस ज़ीरो गन की बात कर रहा है? सर सुल्तान के लहजे से परेशानी आया थी। मुझे खुद भी मालूम नहीं कि ये ज़ीरो गन क्या बुला है और यकीनन इस ट्रूमैन को भी ये इल्म नहीं कि ये ज़ीरो गन कहाँ है। इसलिए वो इम्कानात पर काम कर रहा है ताकि उसे पता चल सके कि ज़ीरो गन कहाँ है। वैसे आप मालूम तो करें कि ये ज़ीरो गन है क्या चीज़ और क्या वाकई ऐसी कोई चीज़ पाकिशा में मौजूद भी है या नहीं? हो सकता है ऐसी कोई चीज़ टॉप स्पेशल लेबॉरेटरी में मौजूद हो जिसका चार्ज बराह रास्त सदर मुमलिकत के पास है। इमरान ने उलझे हुए कहा। ठीक है, मैं मालूम कर लूँगा, लेकिन जाहिर है कल सुबह ही ये काम हो सकता है। सर सुल्तान ने कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया।
उसका जहन मुसलसल उलझा हुआ था। सारी सूरत हाल काफ़ी हाल तो कोई सर पैर ही नज़र ना आ रहा था। एक बार उसका जी चाहा कि वो दानिश मंजिल फ़ोन करके ब्लैक ज़ीरो से कहे कि वो मेंबर्स को इंस्ट्रूमेंट की तलाश पर लगा दे, लेकिन फिर उसने इरादा सुबह तक मुलतवी कर दिया और उठकर ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। फ्लैग और उसके साथियों के चेहरों पर तशवीश के आसार नमूदार थे। वो तीनों इस वक्त एक बड़े से कमरे में मौजूद थे और उनके दरमियान वही स्पेशल ट्रांसमीटर रखा हुआ था, लेकिन बावजूद कई बार कोशिश की स्पेशल ट्रांसमीटर पर उनका रब्ता हेडक्वार्टर से ना हो रहा था। आखिर हेडक्वार्टर कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा था? फ्लैग ने होंठ चबाते हुए कहा, मेरा ख्याल है हेडक्वार्टर में कोई लंबी गड़बड़ हो गई है। डैगर ने कहा, एक बार फिर ट्राई करके देखें। फ्लैग ने कहा और वो दोबारा ट्रांसमीटर पर झुक गया। ट्रांसमीटर का बल्ब एक बार फिर तेज़ी से जलने बुझने लगा, लेकिन वो मुसलसल ना जल रहा था और ये कॉल कैश ना होने की निशानी थी। उन तीनों की नज़रें ट्रांसमीटर के उस जलते हुए बल्ब की तरफ जमी हुई थी और फिर फ्लैग ने मायूसी के इस अंदाज में ट्रांसमीटर ऑफ करके हाथ बढ़ाया ही था कि यकलखत एक धमाके से बल्ब मुसलसल जलने लगा और वो तीनों बुरी तरह उछल पड़े। हेलो हेडक्वार्टर, अटेंडिंग ओवर। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से हेडक्वार्टर की महसूस भारी आवाज़ सुनाई दी। फ्लैग बोल रहा हूँ जनाब, पाकिस्तान से हम काफ़ी देर से कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल अटेंड ही ना हो रही थी। ओवर। फ्लैग ने तेज़ लहजे में कहा, हाँ महसूस सेटेलाइट में तकनीकी खराबी हो गई थी, इसलिए मेन रूम का राब्ता हमसे कट गया था। अब यह खराबी दूर कर ली गई है, क्या रिपोर्ट है? ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया और तीनों के चेहरों पर इत्मीनान के आसार उभर आए। बॉस, हमने ब्लैक डार्क का इलाज मालूम कर लिया, इंतहाई हैरत अंगेज़ इलाज है। पानी की फफूंदी से उस विच डॉक्टर ने ब्लैक डार्क का इलाज किया है। ओवर। फ्लैग ने कहा, ओ वाकई इंतहाई हैरत अंगेज़ इलाज है। बहरहाल ठीक है, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, तुम फ़ौरन वापस आ जाओ। ओवर। हेडक्वार्टर से कहा गया, बॉस वो ट्रूमैन के सिलसिले में आपने हुक्म दिया था। ओवर। फ्लैग ने डरते डरते कहा, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब ट्रूमैन ब्लैक डार्क को पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास उसका इलाज मौजूद है। वैसे भी इस इलाज के सामने आने के बाद हेडक्वार्टर का ये अहम तरीन हरबा अब कतई नाकारा हो चुका है। ओवर। हेडक्वार्टर से जवाब दिया गया, यस बॉस। ओवर। फ्लैग ने कहा। फिर दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज के सुनते ही ट्रांसमीटर पर मुसलसल जलने वाला बल्ब एक बार फिर तेज़ी से जलने बुझने लगा। फ्लैग ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब क्या प्रोग्राम है? जोनी ने फ्लैग से मुखातिब होकर कहा, हम उस इमरान के साथी को तो दाज देकर निकल आए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हमें मुसलसल तलाश कर रहे होंगे। वो मेरे ख्याल में हमसे अब ब्लैक डार्क का सीरम हासिल करना चाहते हैं। हालांकि सीरम हम पहले ही कार्गो के ज़रिए मुल्क से बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए अब यही हो सकता है कि हम चंद रोज़ तक छुपे रहें। वो जब तक हार कर तलाश बंद कर दें तो भी रेकी करके यहाँ से निकल जाएंगे। फ्लैग ने सोचने के अंदाज में जवाब देते हुए कहा, लेकिन मेरा ख्याल दूसरा है। डैगर ने कहा और फ्लैग और जोनी दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। क्या कहना चाहते हो तुम? फ्लैग ने हैरान होकर पूछा। मेरा ख्याल है कि जिस अली इमरान से हम टकराए हैं, ट्रूमैन भी लाजमन उसी से टकराएगा, इसलिए क्यों ना हम इस दौरान ट्रूमैन से रब्ता करके उसकी मदद करें। हो सकता है वो अली इमरान की ज़ाहिरी हमाकत से मार खा जाए। डैगर ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन जब हेडक्वार्टर ऐसा नहीं चाहता तो हम अपने आप कैसे कोई इकदाम कर सकते हैं? फ्लैग ने जवाब दिया, हमने बहरहाल 2-4 रोज़ तो यहाँ रहना है, फिर ट्रूमैन से रब्ता तो कायम कर देखें। हो सकता है उसे हमारी इमदाद की किसी शक्ल में ज़रूरत पड़ जाए। डैगर ने कहा, ठीक है, बहरहाल ट्रूमैन भी हमारा अपना आदमी, उससे बात तो कर ली जाए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। फ्लैग ने रजामंदी जाहिर करते हुए कहा, लेकिन क्या उसकी मौसूल फ्रिक्वेंसी का तुम्हें इल्म है? जोनी ने चौंक कर फ्लैग की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि उसका हाथ ट्रांसमीटर की तरफ इस तरह बढ़ा हुआ था जैसे वो ट्रूमैन को कॉल करना चाहता हो। हाँ, उसके पास भी लाजमी स्पेशल ट्रांसमीटर होगा और अगर हम लोकल फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करके कॉल करें तो स्पेशल ट्रांसमीटर का राब्ता हो जाएगा। फ्लैग ने कहा और जोनी और डैगर दोनों ने सर हिला दिया। फ्लैग ने इस दौरान ट्रांसमीटर पर मौजूद एक नाब को घुमाकर पूरी तरह दाएं तरफ किया तो हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई, जो फ्लैग ने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। बटन एक बार फिर जलने बुझने लगा। हेलो फ्लैग कॉलिंग ट्रूमैन ऑन स्पेशल ट्रांसमीटर लोकल फ्रीक्वेंसी। ओवर। फ्लैग ने जल्दी और बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दी, यस ट्रूमैन अटेंडिंग यू। ओवर। चंद लम्हों बाद एक सर्द सी आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर ट्रूमैन, हेडक्वार्टर से हमें इत्तला मिली थी कि हम अपना मिशन मुकम्मल होने के बावजूद यहाँ ठहरें ताकि अगर आपको हमारी इमदाद की ज़रूरत पड़े तो हम आपके काम आ सकें। लेकिन अब हेडक्वार्टर ने हमें वापसी का हुक्म दिया है, लेकिन यहाँ की मुकामी सीक्रेट सर्विस हमारी तलाश में है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम उसकी तलाश के हाथ में के लिए 2-4 रोज़ यहीं छुपे रहें। इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि अगर इन दिनों में आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। ओवर। फ्लैग ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, इस ऑफ़र का शुक्रिया मिस्टर फ्लैग, लेकिन तुमने उस अली इमरान को तंजीम का नाम क्यों बता दिया है? ओवर। ट्रूमैन का लहजा बेहद सर्द था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है मिस्टर ट्रूमैन? बहरहाल हमारी तंजीम में दुनिया के सामने तो आना ही है।
ओवर, फ्लैग ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इससे फ़र्क पड़ा है, हालांकि मेरा तुम्हारा मिशन यकसर मुख्तलिफ था, लेकिन तुम्हारी वजह। वो अली इमरान समझ गया कि मेरा ताल्लुक भी ब्लैक थंडर से, और अब जब मैं अपना मिशन मुकम्मल करके वापस जाऊंगा तो लाजमन ये लोग ब्लैक थंडर को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और इस तरह हेडक्वार्टर को खामखा की दर्द सिरी मोल लेना पड़ेगी। क्या ये फ़र्क नहीं है? ओवर। ट्रूमैन का लहजा बदस्तूर सर था। इसका मतलब है आप भी सलीम इमरान से टकरा चुके हैं। हमारा भी यही ख्याल था, और चूँकि हमने इसका बहुत जायज़ा लिया है इसलिए हमने कॉल की है ताकि आपको उसके सिलसिले में होशियार कर सकें। फ्लैग ने ट्रूमैन की बात का जवाब देने की बजाय दूसरे मौजू पर बात करना शुरू कर दी। मैं ना सिर्फ उससे टकरा चुका हूँ, बल्कि मैंने उस बज़ाहिर अहमक नज़र आने वाले को दर हकीकत अहमक बना दिया है, और अब वो मेरे हाथों इस्तेमाल होगा। मैं उसके ज़रिए अपना मिशन मुकम्मल करके वापस चला जाऊँगा। बहरहाल तुम्हारी कॉल का शुक्रिया। बाकी मैं तुम्हारे मुताबिक हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दे दूँगा। उसके बाद तुम जानो और हेडक्वार्टर जाने। आइंदा मुझे कॉल ना करना। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। हाँ, अहमक कहीं का। वो शख्स सलीम इमरान इंतहाई अय्यार आदमी है, फ्लैग ने गुस्सीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। बहरहाल हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, अब ट्रूमैन जाने और उसका मिशन जाने। जोनी ने बड़बड़ाते हुए कहा, एक काम और हो सकता है, क्यों ना हम हेडक्वार्टर से बात कर लें। मुझे यकीन है कि ये ट्रूमैन लाजमन इस इमरान से आखिर में मार खा जाएगा। अगर हेडक्वार्टर हमें इजाज़त दे दे तो हम ट्रूमैन का मिशन अपने तौर पर पूरा करने की कोशिश करें। इस तरह हम उस मगरूर आदमी को सही मानों में सबक सिखा सकते हैं। डैगर ने होंठ चिबाते हुए कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, अरे नहीं डैगर, ऐसा होना नामुमकिन है। हेडक्वार्टर कभी हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम अपनी तौर पर कोशिश करें, जोनी ने कहा, लेकिन हमें तो इस मिशन का इल्म ही नहीं। फिर हम कोशिश कैसे कर सकते हैं? फ्लैग ने कहा, उसका एक तरीका ये है मेरे जहन में। हम इमरान की निगरानी करें, इससे हमें मालूम हो जाएगा कि ट्रूमैन का मिशन क्या है। डैगर ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि हम दोबारा राना हाउस में जाएं? फ्लैग ने चौंक कर कहा, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं। हमारे पास 61 डिक्टाफोन मौजूद है। अगर हम उसे राना हाउस में पहुंचा दें तो वहाँ होने वाली तमाम बातचीत से हम आसानी से आगाह हो सकते हैं। डैगर ने कहा, ओ बस, फिर तो वाकई हमें हरकत में आ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसके लिए रात का वक्त ठीक रहेगा। इमरान लाजमन राना हाउस में मौजूद रहेगा। हम इस वक्त आसानी से डिक्टाफोन इमारत के अंदर पहुंचा सकते हैं। फ्लैग ने कहा, और जोनी और डैगर दोनों ने सर हिला दिए। दरअसल ट्रूमैन ने जिस सकारात भरे अंदाज में उनसे बात की थी, इसने उनके दिलों में आग भड़का दी थी। चनाचे अब वो ट्रूमैन को शिकस्त देकर हेडक्वार्टर पर यह साबित करना चाहते थे कि उनका ग्रुप उस ट्रूमैन से किसी सूरत भी कम नहीं है। ट्रूमैन कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने मेज़ पर एक छोटी सी मशीन मौजूद थी जिस पर 4 इंच मुरब्बा की स्क्रीन रोशन थी। स्क्रीन पर इस वक्त एक कमरे का मंजर नजर आ रहा था जिसमें एक सोफे पर इमरान बैठा चाय पीने में मसरूफ था। उसके सामने मेज़ पर 2 हाथ पड़ा हुआ था जो ट्रूमैन के एक साथी ने उसके फ्लैट में पहुंचाया था। थोड़ी देर बाद इमरान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो ट्रूमैन की आंखों में चमक सी लहराई। उसने तेजी से हाथ बढ़ाकर मशीन का एक बटन दबा दिया तो इमरान की आवाज़ उस मशीन से निकलने लगी। इमरान सर सुल्तान को कॉल कर रहा था। रिसीवर में से उभरने वाली सर सुल्तान की आवाज़ भी मशीन में से इस तरह बरामद हो रही थी जैसे सर सुल्तान बराह रास्त ट्रूमैन से ही बात कर रहे हों। ट्रूमैन खामोश बैठा उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत सुनता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर फातिहाना तासुरात थे। अन्य रिसीवर रखा और सोफे की पुश से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली तो ट्रूमैन ने हाथ बढ़ाकर मशीन के बटन ऑफ कर दिए। हा, ये बड़ा चालाक बनता था। अब उसे मालूम होगा कि ट्रूमैन से मुकाबला उसके बस का रोग नहीं। ट्रूमैन ने बड़े फातिहाना अंदाज में हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने मेज़ पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस बॉस, एक मर्दाना सी आवाज़ सुनाई दी। ब्लैकी को मेरे पास भेज दो, ट्रूमैन ने कहा और रिसीवर वापस टेबल पर रख दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबा तिरंगा गैर मुल्की अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, आने वाले ने मोदबाना लहजे में कहा। बैठो, ट्रूमैन ने कहा और ब्लैकी सर हिलाता हुआ सामने रखी खाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने इमरान, सर सुल्तान और बिलाल नकवी तीनों को बुरी तरह उलझा दिया है। तुम्हारी इस सिलसिला में इंक्वायरी हमारे काम आ गई। तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक बिलाल नकवी जीरो गन से वाकिफ़ नहीं और न अभी तक रिपोर्ट पहुंची है। चनाचे इस नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए मैंने प्लानिंग की और मेरी तवक्का के मुताबिक बिलाल नकवी ने टेलीफोन पर सर सुल्तान से बात की। इस तरह सर सुल्तान और एक आदमी अली इमरान सामने और इस बात का भी पता चला कि यहाँ अहम डाक सीक्रेट सर्विस के हवाले किए जाते हैं, जिसके बाद सर सुल्तान को टटोला कि कहीं बिलाल नकवी से बाला ही उन्हें जीरो गन ना मिल गई हो, लेकिन वो भी उससे लाइल्म थे। अलबत्ता सीक्रेट सर्विस के साथ लेन देन के लिए दरमियानी आदमी अली इमरान साबित हुआ और सर सुल्तान के जरिए ही इमरान का पता चलाया गया। अली इमरान भी हमारे हाथ लग गया, लेकिन वो भी जीरो गन से ला इल्म निकला। लेकिन सिर्फ वही आदमी ऐसा था जो सीक्रेट सर्विस की चीफ से रब्ता कायम करके ये मालूम कर सकता था कि क्या जीरो गन सीक्रेट की तहवील में भी है या नहीं, और अगर वहाँ नहीं तो फिर कहाँ है। मैंने उसे इस अंदाज में उलझा दिया कि अब वो खुद ही जीरो गन का खोज निकालेगा और मैंने उससे लड़ते हुए पॉइंट 1 उसके जिस्म में जज़ब कर दिया है। इस तरह उसकी सारी कारकर्दगी हमारे सामने आ सकती थी। मैंने उसे मज़ीद नुकसानी के लिए ताउन के शुक्रिया का हाथ उस तक पहुँचा दिया। उसके बाद जब इमरान ने सर सुल्तान से फ़ोन पर गुफ्तगू की तो नतीजा मेरी मर्जी का निकला और एक नया पहलू सामने आ गया।
एक ऐसी लेबॉरेटरी का पता चला जिसका चार्ज बराह रास्त सदर के पास है। ट्रूमैन ने संजीदा लहजे में ब्लैकी को तफसील बताते हुए कहा, ठीक है बॉस, आपकी चालें इस कदर गहरी होती हैं कि बज़ाहिर उनकी कोई समझ नहीं आती, लेकिन नतीजा हमेशा मुस्बत ही निकलता है। इसलिए लाज़मन आपके उस सारे इक़दाम का नतीजा भी मुस्बत ही निकलेगा। ब्लैकी ने बड़े मौदवाना लहजे में कहा। ट्रूमैन हल्का सा कहकहा मारकर हंस पड़ा। असल बात यह है कि यहाँ आकर जब ज़ीरो गन के मुतालिक छानबीन की तो उसका कहीं पता ना चल रहा था। वज़ारत दिफा का रिकॉर्ड इस बारे में खामोश था। अलबत्ता इस बात का पता चला है कि जहाँ इंतहाई अहम तरीन मुल्क के राज पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तहवील में रखे जाते हैं और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कोई वाकिफ़ नहीं कि उसका बॉस कौन है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। चनाचे उसकी तलाश में ये सारी कार्रवाई की गई। इस तरह इमरान सामने आया, लेकिन इमरान से मिलने के बाद पता चला कि वो बज़ाहिर अहमक और मसरा सा नौजवान नजर आता है, लेकिन दरअसल इंतहाई चालाक और रैयार आदमी है। अब हमारे लिए सबसे अहम मसला ये था कि क्या वो ज़ीरो गन कहीं सीक्रेट सर्विस की तहवील में तो नहीं चली गई। चनाचे उसके लिए मैंने इमरान को इस्तेमाल करने का फैसला किया और अब इमरान ने सर सुल्तान से जो बातचीत की है उससे ये नई लिबार्टी सामने आई है और उसे पता चलेगा कि क्या ज़ीरो गन वहाँ है भी या नहीं। ट्रूमैन ने कहा, लेकिन बॉस, जब आपको इल्म हो गया कि मुतलका आदमी इमरान है तो फिर उसे ढील देने की क्या ज़रूरत है। हम ना ज़बरदस्ती उससे सब मालूमात हासिल कर सकते थे। ब्लैकी ने कहा तो ट्रूमैन हंस पड़ा। तुम्हारे और मेरे दरमियान यही फ़र्क है कि तुम सिर्फ सामने की बात सीखते हो, जबकि मैं आगे की बात पहले सोचता हूँ। इमरान की जो टाइप में समझा हूँ उससे ज़बरदस्ती कुछ नहीं उगलवाया जा सकता और फिर हमें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर का इल्म नहीं। अब ज़ीरो गन जहाँ भी होगी हमें पता चल जाएगा और इमरान के जरिए सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर को भी हम ट्रेस कर लेंगे। इस लेबॉरेटरी का पता चला है वो लेबॉरेटरी बराह रास्त पाकिस्तान के सदर के अंडर है। जहाँ तक सदर का ताल्लुक है वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम इस तरह होता है कि हम ना ही उस पर हाथ डाल सकते हैं, ना ही उस पर तशद्दुद करके उसे राज उगलवा सकते हैं। इमरान अब मुसलसल हमारी नज़रों में रहेगा। पॉइंट 1 को वो किसी तरह भी ट्रेस नहीं कर सकता, इसलिए वो जो कुछ करेगा, जहाँ जहाँ जाएगा, सब कुछ उस मशीन में रिकॉर्ड होता जाएगा। फिर जैसे ही हमें पता चलेगा ज़ीरो गन कहाँ है, हम वहाँ से ज़ीरो गन ले उड़ेंगे। ट्रूमैन ने कहा और ब्लैकी ने सर हिला दिया। वेरी गुड बॉस, वाकई आपके जहन का जवाब नहीं है, ऐसी गहरी प्लानिंग आप ही कर सकते हैं। ब्लैकी ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। ट्रूमैन मुस्कुरा दिया। अब अली इमरान और सीक्रेट सर्विस यकीनन मुझे तलाश करेंगी, लेकिन वो किसी तरह भी हम तक ना पहुंच सकेंगी क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर बदले हुए मेकअप में उसे टकराया हूँ। आवाज़ तक मैंने बदली थी, इसलिए वो अब लाख सर पटाता रहे उसे ट्रूमैन कभी ना मिल सकेगा जिससे वो टकराया था, जबकि उसकी एक एक हरकत का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद होगा और वो ट्रूमैन को ढूंढता रहेगा। ट्रूमैन ज़ीरो गन लेकर वापस अपने मुल्क पहुँच जाएगा, चाहे वो ज़ीरो गन टॉप स्पेशल लेबॉरेटरी में है या सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में। ट्रूमैन ने कहा, यस बॉस, लेकिन अब हमारे लिए क्या अहकामात हैं। ब्लैकी ने सर हिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है जैसे ही मुझे ज़ीरो गन के मुतालिक हतमी तौर पर मालूम होगा हमने फौरी तौर पर हरकत में आ जाना है। एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम साथियों को कह दो कि वो हर लम्हे मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। हो सकता है मैं 1 मिनट से भी कम वक्त का नोटिस दूँ। ट्रूमैन ने कहा, ठीक है बॉस, आप हमें मुकम्मल तौर पर तैयार पाएंगे। ब्लैकी ने सर हिलाते हुए कहा, ओके, अब तुम जा सकते हो। ट्रूमैन ने कहा और ब्लैकी उठा और सर सलाम करके वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ट्रूमैन ने एक अंगड़ाई ली, फिर वो उठकर करीब ही मौजूद बेड की तरफ बढ़ने ही लगा था कि यकलख्त बेड के साथ अलमारी में मौजूद स्पेशल ट्रांसमीटर से टू की आवाज़ें उभरने लगी और शायद हेडक्वार्टर से कॉल आई है। ने चौंकते हुए कहा, फिर तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ गया। स्पेशल ट्रांसमीटर का बल्ब तेजी से जल बुझ रहा था, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी नज़र फ्रीक्वेंसी डायल पर पड़ी तो बुरी तरह उछल पड़ा क्योंकि डायल बता रहा था कि कोई लोकल कॉल है। ये कौन हो सकता है? ट्रूमैन ने बड़बड़ाते हुए कहा और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। फिर जब फ्लैग से उसकी गुफ्तगू हुई तो उसने एक तवील सांस लिया। उसे चूंकि इमरान से मालूम हो चुका था कि फ्लैग उसे तंजीम का नाम बता चुका है, इसलिए ट्रूमैन ने फ्लैग को इंतहाई सहज जवाब देकर राब्ता खत्म कर दिया। वैसे भी हेडक्वार्टर से उसे इत्तला मिल चुकी थी कि चूंकि फ्लैग ब्लैक डार्क का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, इसलिए वो अब इस मिशन के दौरान ब्लैक डार्क को इस्तेमाल ना करे। राब्ता खत्म करके ट्रूमैन ने एक नज़र मशीन पर डाली, फिर मुस्कुराता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया। उसे यकीन था कि कल तक उसे ज़ीरो गन के मुतालिक हतमी इतलात मिल जाएंगी कि वो कहाँ है। फिर ज़ीरो गन पर झपट पड़ना मुश्किल ना था। उसे यकीन था कि उसका मिशन इंतहाई आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। ना उसकी सामने वाली सड़क पर अब वो रश ना था जो दिन के वक्त होता था। अलबत्ता इक्का दुक्का कारें अभी वक्त वहाँ से गुजर रही थी। जोनी और डैगर और फ्लैग तीनों इमारत की साइड गली में इस तरह चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे जैसे वो तवील अरसे से यहाँ रह रहे हो। वैसे भी उनके चेहरों पर मुकामी मेकअप था। राना हाउस की उगली सड़क मेन रोड से भी ज्यादा सुनसान थी और वहाँ कोई आदमी नजर न आ रहा था। चलो निकालो 61 डिक्टाफोन, मैं उसे अंदर किसी मुनासिब जगह फिट कराता हूँ। ब्लैक ने इधर उधर देखते हुए जोनी से कहा और जोनी ने सर हिलाते हुए कोट की अंदरूनी जेब से एक पतरी से निकाल कर फ्लैग को दे दी जिसके नीचे स्टिकर लगा हुआ था। बज़ाहिर यह आम सी पथरी नज़र आ रही थी, लेकिन इस पर मौजूद बारीक बारीक सुराख एक खास तरतीब से बने हुए थे। पथरी चंद इंच लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी थी। मेरा ख्याल है हम तीनों को अंदर जाना चाहिए, डैगर ने पथरी देते हुए कहा। क्यों, क्या तुम्हें मेरी कारकर्दगी पर शक है? फ्लैग ने जहरीले लहजे में कहा। और नहीं बॉस, मेरा मतलब ये ना था। 2 पॉइंट मेरे जहन में आए हैं। एक तो ये कि अंदर देवनुमा 2 हबशी मौजूद हैं, हो सकता है उनसे मुकाबला हो जाए। इस सूरत में एक आदमी की बजाय 3 आदमी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम अगर इस तरह हम बाहर खड़े रहे तो हो सकता है गश्ती पुलिस इधर आ निकले और इस तरह हम मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तफसीलात बताते हुए कहा, ठीक है
मैं पहले जाऊंगा और फिर बारी बारी तुम दोनों भी आ जाना। फ्लैग ने सर हिलाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने बेल्ट के साथ बंधी हुई बारीक डोरी की कुमन खोली और दूसरी लम्हे डोरी के सिरे पर मौजूद एक छोटा लेकिन इंतहाई मजबूत आंकड़ा वो राना हाउस की ऊंची दीवार की दूसरी तरफ फंसा चुका। डोरी में जगह जगह गांठी लगी हुई थी। फ्लैग ने उसको झटका देकर उसकी मजबूती का अंदाजा किया और फिर तेजी से ऊपर चढ़ता गया। वो बड़े माहिराना अंदाज में कुमन के जरिए ऊपर चढ़ गया और फिर दीवार पर बैठकर उसने एक लम्हे के लिए अंदर का जायजा लिया। फिर मुड़कर उसने नीचे खड़े हुए अपने साथियों को ऊपर आने का इशारा किया। फिर जोनी और डैगर भी उस कुमन के जरिए ऊपर पहुंच गए। इतनी बड़ी इमारत का उगबी हिस्सा तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, डैगर ने अंदर देखते हुए कहा और फ्लैग ने सर हिला दिया। वो रस्सी को समेट चुका था। फिर उसने आंकड़े को दीवार के रहने से उखाड़कर बाहर की तरफ एक रहने में फंसाया और रस्सी को अंदर की तरफ नीचे की तरफ फेंक दिया। रस्सी को एक बार फिर झटका देकर उसकी मजबूती का अंदाजा लगाया और फिर तेजी से उस रस्सी को पकड़कर वो नीचे उतर गया। चंद लम्हों बाद डैगर और जोनी भी उसकी पैरवी करते हुए नीचे उतर आए। अब वो इस शानदार और वसी इमारत के उगबे हिस्से में मौजूद थे। यहाँ कुत्ते वगैरह भी नहीं, वरना अब तक वो हमें छाप चुके होते। डैगर ने इधर उधर देखते हुए कहा। कुत्तों की क्या ज़रूरत है, वो हबशी ही काफ़ी है इस काम के लिए, फ्लैग ने मुस्कुराते हुए कहा और डैगर और जोनी भी दोनों हंस दिए। अब वो दोनों पंजों के बल चलते हुए इमारत की साइड की तरफ बढ़ रहे थे। तुम ये डिक्टाफोन कहाँ लगाना चाहते हो, जोनी ने पूछा। जिस कदर अंदर लग सके इतना ही काफ़ी है। इमारत की खामोशी बता रही है कि यहाँ के मकीन गहरी नींद सो रहे हैं, इसलिए हम इत्मीनान से अपना काम करके वापस जा सकते हैं, फ्लैग ने कहा। फिर थोड़ी देर बाद वो सामने की रूह पर पहुंच गए। इमारत वाकई खाली पड़ी हुई थी। वो बरामदे में आए, फिर इंतहाई आहिस्तगी से वो दरमियानी राहदारी में दाखिल हो गए। चंद लम्हों बाद वो उस ड्राइंग रूम के सामने से होते हुए आगे बढ़ने लगे जिसमें वो पहले बैठे रहे थे। फिर एक कमरे का दरवाज़ा खुला, उन्हें नजर आ गया। फ्लैग ने अंदर झांका तो कमरा खाली था, हर किस्म के फर्नीचर से भी खाली। जहाँ तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जिसे डिक्टाफोन लगाया जा सके, फ्लैग ने कहा। तो कोई और कमरा देखें, ना जाने इसे हाल ही क्यों रखा गया है, जोनी ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो वापस मुड़ते, अचानक क्लिक की आवाज़ के साथ ही कमरे में तेज रोशनी फैल गई। वो तीनों बेएहतियात उछल पड़े और उनके हलक से तवील सांस निकल, क्योंकि उनके सामने वो दोनों हफ्शे हाथों में मशीन गने लिए बड़े मुतमईन अंदाज में खड़े थे। वो शायद खुले दरवाजे की आड़ में छुपे हुए थे। अब तुम तीनों अपने हाथ ऊपर उठा दो, एक हफ्शी ने क्रहत लहजे में कहा। ओके, फ्लैग ने कहा और उसका एक हाथ ऊपर को उठा। उसके साथ ही डैगर का हाथ उठा, लेकिन दूसरे लम्हे जैसे बिजली चमकती उस तरह उनके हाथों से तेज धार के हंजर निकले और कमरा जोसेफ और जवाना के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। हंजर उन दोनों की गर्दनों में दस्ते तक उतर चुके थे और वो दोनों ही जोरदार धमाकों की आवाज़ें निकालते हुए पुश के बल नीचे जा गिरे। मशीन गन्ने उनके हाथों से छूट गई थी। बस एक ही हंजर काफ़ी रहा उनके लिए, डैगर ने हंसते हुए कहा। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उलटकर नीचे गिरा। एक हफ्शी ने नीचे गिरते ही बिजली की सी तेजी से अपनी गर्दन से हंजर खींचकर सामने खड़े डैगर के सीने में मार दिया। उसी लम्हे दूसरा हफ्शी भी उछला और इस बार फ्लैग चीखता हुआ उसके जिस्म के साथ ही फर्श पर गिरा। इस हफ्शी ने तो हंजर निकालने का भी तकल्लुफ न किया था। जोनी ने तेजी से हाथ को झटका, लेकिन पहला हफ्शी किसी सांप की तरह पलट गया। दूसरे लम्हे कटाक से हंजर फर्श से टकराया। उसी लम्हे हफ्शी ने उछलकर उसे छाप लिया और एक खौफनाक धमाके से जोनी का जिस्म मुड़ता हुआ कमरे की दीवार से टकराया और जोनी के जहन पर यकलह तारीकी छा गई। दूसरे हफ्शी ने फ्लैग का भरता ही बनाकर रख दिया, जबकि डैगर भी अभी फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। फ्लैग के जहन पर भी तारीकी छा गई, लेकिन डूबते हुए जहन के बावजूद उसे डैगर की चीख सुनाई दे गई थी। फिर दर्द की एक तेज लहर ने जैसे फ्लैग के सोए हुए जहन का जोड़ कर रख दिया और उसकी आंखें खुद बहुत खुलती चली गई। उसका पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। उसी लम्हे उसे डैगर की क्राह अपने दाएं तरफ सुनाई दी। उसने चेहरा मोड़ा और फिर उसे डैगर नजर आ गया। वो भी उसकी तरह लोहे की कुर्सी पर राड सी गिरफ्त में फंसा बैठा था, अलबत्ता उसके सीने पर बाकायदा पट्टी बंधी हुई थी। सामने एक वहशी खड़ा था, उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो रहा था, आंखों से शोले निकल रहे थे। जोनी उसे कमरे में नजर न आया। हमारा तीसरा साथी किधर है, फ्लैग ने सर्द लहजे में पूछा। वो जहन्नुम में पहुंच चुका है और तुम दोनों भी पहुंच जाओगे, उस हफ्शी ने गराहट आमेज लहजे में कहा। उसका लिबास सीने तक खून से भरा पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा बराबर भी कमजोरी के आसार नजर न आ रहे थे। काश हमें ये अंदाजा होता कि तुम दोनों गर्दन में हंजर खाने के बावजूद हरकत में आ सकते हो, तो हम तुम्हें उठने से पहले ही गोलियों से भून डालते, फ्लैग ने होंठ चबाते हुए कहा। और अगर मैं बॉस की वजह से मजबूर न हो जाता तो तुम तीनों के जिस्म का एक एक रेशा अलहदा कर देता, हफ्शी ने गुर्राते हुए कहा। बॉस? कौन बॉस? फ्लैग ने चौंक कर कहा। जवाना, बॉस अभी पहुंच रहा है, तुम उनका ख्याल रखना, मैं हिफाजती सिस्टम ऑफ करके फाटक खोलूंगा। उसी लम्हे दूसरे हफ्शी की आवाज़ सुनाई दी और फ्लैग ने देखा कि उसकी गर्दन पर भी पट्टी बंधी हुई थी। ओके जोसेफ, सामने खड़े हफ्शी ने कहा और दरवाजे में मौजूद हफ्शी चला गया। हाँ, तो कोई हिफाजती सिस्टम भी है इस इमारत का, फ्लैग ने सर हिलाते हुए कहा। हिफाजती सिस्टम? अगर हम चाहते तो तुम्हें उकबी गली में राख में तब्दील कर देते, लेकिन हम तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे, इसलिए जैसे ही तुम्हारी कुमन का आंकड़ा दीवार में लगा हमने हिफाजती सिस्टम ऑफ कर दिया। वैसे उकबी गली में दाखिल होते ही तुम हमारी नज़रों में आ चुके थे, जवाना ने कहा। और फ्लैग ने एक तवील सांस लिया। उसके शायद तसव्वुर में भी न था कि इस पसमानदा मुल्क की किसी इमारत में इस कदर जदीद हिफाजती सिस्टम भी नस्ब हो सकता है कि उन्हें इमारत से ही चेक कर लिया जाएगा।
तुम्हारा बॉस तो अली इमरान है, फ्लैग ने कहा। हाँ, जवाना ने सर हिलाया। डैगर खामोश बैठा था, उसने कोई बात ना की, अलबत्ता वो आहिस्ता आहिस्ता कराहत जरूर रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, फिर अली इमरान अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे वो हबशी था। ओहो, ब्लैक थंडर की वापसी हो गई, लेकिन शायद ब्लैक थंडर को मालूम नहीं था कि यहाँ इससे भी ज्यादा बड़े थंडर ब्लैक थंडर्स मौजूद हैं। इमरान ने फ्लैग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ये दोनों हबशी वाकई जीदार हैं, वरना गर्दन में हंजर खाकर तो अच्छे अच्छे हिल भी नहीं सकते। फ्लैग ने होंठ दबाते हुए कहा, दरअसल इनकी गर्दनें कुछ जरूरत से ज्यादा ही मोटी हैं, इसलिए तुम्हारे हंजर उनका क्या बिगाड़ सकते थे। उनके लिए तो हाथियों वाले आंख्स चाहिए थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार फ्लैग ने कोई जवाब ना दिया। उसकी जेबों से सामान क्या निकला है ताकि मालूम हो सके कि इनकी वापसी क्यों हुई है। इमरान ने जवाना और जोसेफ की तरफ मुड़ते हुए कहा, यह सामान है। जोसेफ ने एक तरफ कोने में रखे हुए सामान को उठाकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सामान और रिवाल्वरों के अलावा और कुछ ना था, अलबत्ता एक पत्री भी है। ओ, ये 61 डिक्टाफोन, ये वेरी गुड। चलो, तुम दोनों की गर्दनों से निकलने वाले खून का मुआवजा तो मिल गया। हाँ, सब महंगा आइटम है ये। इमरान ने रिवाल्वरों की बजाय वो पत्री जोसेफ से लेते हुए कहा, और फ्लैग ने इमरान के मुंह से इंतहाई जदीद तरीन डिक्टाफोन का नाम सुनकर होंठ भींच लिए। ये डिक्टाफोन ऐसा था कि इससे कोई पहचान तक न सकता था, लेकिन इस इमरान ने ना सिर्फ उसे देखते ही पहचान लिया बल्कि उसका कोड नाम भी बता दिया था। ये डिक्टाफोन नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, फ्लैग ने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा। फ्लैग साहब, इसका नाम तो मैंने पहले ही बता देकर कहो तो उसके अंदर की महसूस मशीनरी का डायग्राम भी बनाकर दिखा दूँ। इस इंतहाई जदीद और इंतहाई कीमती डिक्टाफोन की तुम्हारे पास मौजूदगी का मतलब है कि ब्लैक थंडर हासी बावसाइल तंजीम है। उस ब्लैक डार्क के चक्कर से तो मैं यही समझता था कि कोई गैर अहम सी तंजीम होगी जो एक पुरस्कार बीमारी के सर पर शायद हुकूमतों को ब्लैकमेल करने का सोच रही हो, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया कि ब्लैक थंडर मेरे अंदाजे से मुख्तलिफ तंजीम है। बहरहाल, अब तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस डिक्टाफोन को यहाँ लगाकर तुम क्या मकसद हासिल करना चाहते थे। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, हम चेक करना चाहते थे कि क्या वाकई तुमने ब्लैक डार्क का सही इलाज किया है या नहीं। फ्लैग ने जवाब दिया, असल बात बताओ, वरना ये गले में हंजर खाने वाले असली ब्लैक थंडर्स कुछ ज़्यादा ही बफरे हुए हैं। इमरान ने राहत लहजे में कहा, अच्छा, तुम खुद सोचो क्या बात हो सकती है। फ्लैग ने कहा, अच्छा, अब ये सोचना भी मेरे जिम्मे लग गया है। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। फिर वो जवाना की तरफ मुड़ गया। जवाना से बहरहाल जिंदा रहना चाहिए, लेकिन असल बात भी सामने आनी चाहिए। तो मुझसे सच उगलवाओ, मैं ज़रा इस डिक्टाफोन की मदद से एक खास बात चेक करके अभी आता हूँ, इमरान ने कहा, और दूसरे लम्हे मुड़कर तेज से कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जवाना उस वक्त तक तो खामोश खड़ा रहा जब तक इमरान कमरे से बाहर ना चला गया। फिर वो कदम बढ़ाता हुआ फ्लैग की तरफ बढ़ा। हाँ, बुज़दिल आदमी बंदे हुए पर तशद्दुद करोगे, फ्लैग ने बड़े हकारत भरे लहजे में एक तरफ थूकते हुए कहा। और जवाना जो वाकई बड़े जारहाना अंदाज में फ्लैग की तरफ बढ़ रहा था, यकला ठटक कर रुक गया। ओहो, तो तुम मुझसे लड़ने की ख्वाहिश कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही सही, मुझे ज़्यादा आसानी रहेगी। फिर उसने कुर्सी की पुश पर जाकर जोर से पैर मारा तो फ्लैग के जिस्म के गिर्द मौजूद राड कुर्सी के बाजू में गायब हो गया और फ्लैग उछलकर खड़ा हो गया। अब पहला हमला तुम कर लो ताकि फिर तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना रहे, जवाना ने कहा। लेकिन फ्लैग बिजली की सी तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ मुँह के बल फर्श पर गिरा। जोसेफ ने बड़े इत्मीनान से टांग बढ़ाकर उसको उड़ंगी दी और यकलहत थकावट की वजह से फ्लैग उछलकर नीचे गिरा। फिर इससे पहले कि वो खुद उठता, उसका जिस्म यकलहत फिजा में उठता गया, उसकी गर्दन को पकड़ा गया था। फ्लैग ने यकलहत दोनों टांगें मोड़कर पूरी कुव्वत से पकड़ने वाले के, जो यकीनन जवाना था, की नाफ पर पूरी कुव्वत से मारी, लेकिन जवाना के हलक से सिसक तक ना निकली, बल्कि दूसरे लम्हे से घुमाकर पूरी कुव्वत से फर्श पर दे मारा गया। लेकिन अब फ्लैग संभला हुआ था। जैसे उसका सर नीचे फर्श की तरफ झुका, उसने यकलहत अपने जिस्म को कलाबाजी देकर सीधा किया और दूसरे लम्हे वो इस तरह उछलकर फर्श पर खड़ा हो गया कि उसे ज़रा बराबर भी चोट ना लगी थी। अभी तक तुम मुझे बुज़दिल कह रहे थे और अभी खुद ही भागे जा रहे थे, इस बार जवाना ने बड़ी हकारत भरे लहजे में कहा, और वो बड़े इत्मीनान से पैर फैलाए खड़ा था। फ्लैग के लिए ये बेहतरीन मौका था। उसने फ्लाइंग किक मारी और गो उसके दोनों जबड़े पूरी कुव्वत से जवाना के सीने पर पड़े, लेकिन जवाना तो जैसे फौलाद का बना हुआ था, वो ज़रा सा हिला तक भी नहीं। फ्लैग किक मारकर जैसे ही कलाबाजी खाकर उछला, अचानक जवाना ने उछलकर उस पर हमला कर दिया और फ्लैग को यूं महसूस हुआ जैसे वो कटी हुई पतंग की तरह फिजा में घूम रहा हो। और फिर एक धमाके से वो फर्श से टकराया और उसके हलक से बेएहतियात चीख निकल गई। उसके बाएं बाजू में दर्द की इस कदर खौफनाक लहर दौड़ी कि इस तकलीफ की शिद्दत से उसके जहन पर बैकवक्त पूरी कहकशां रक्स करने लगी। उसने नीचे गिरते उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका सांस बंद होने लगा। जवाना ने उसके सीने पर अपना भारी पैर रख दिया था। इस वक्त फ्लैग को वो इंसान के बजाय कोई स्याह पहाड़ लग रहा था जो ना जाने कहाँ तक बुलंद था। और फिर फ्लैग का जहन तेज़ी से तारीकी की दलदल में डूबने लगा, लेकिन एक बार फिर उसके हलक से बेएहतियात चीख निकली और उसकी दाएं टांग में दर्द की इस कदर खौफनाक लहर दौड़ी कि उसका जहन तारीकी में जैसे डूब सा गया। मगर दर्द की एक और खौफनाक लहर ने उसके डूबते हुए जहन को झंझोड़ कर रख दिया और उसके हलक से चीखें उदबाहुद निकलने लग गईं। उसे इस कदर खौफनाक तकलीफ महसूस हो रही थी कि जैसे खौफनाक आग का अलाव बाजू और टांग में जल रहा हो। अभी तो सिर्फ बाजू और दाएं रान की हड्डियां टूटी हैं, अभी तो तुम्हारे जिस्म में और भी बहुत सी हड्डियां सलामत हैं। जवाना की गराहट भरी आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। फ्लैग ने बेएहतियात
चीखते हुए कहा, अभी से बुज़दिल चूहे, तुम तो जवाना को चैलेंज कर रहे थे। जवाना ने गर्राते हुए कहा और उसने चीख कर जकलत उछलकर उसकी बाएं टांग पर जोर से पैर मारा और फ्लैग का जहन एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। लेकिन दूसरे लम्हे दर्द की एक और खौफनाक लहर ने उसके जहन का झंझोड़ कर रख दिया। अब वो हलक फाड़ कर चीख रहा था, अरे अरे ये क्या कर रहे हो। उसी लम्हे इमरान की आवाज़ सुनाई, जिसने मुझे बुज़दिल कहा था मास्टर। जवाना की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अरे बच्चों की बातों का बुरा नहीं मनाया करते, उसे उठाकर कुर्सी पर डालो, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इमरान ने कहा और फ्लैग का जिस्म एक बार फिर फिजा में उठता चला गया। फिर उसे धड़ाम से लोहे वाली कुर्सी पर फेंक दिया गया। फ्लैग की हालत वाकई ख़राब थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया हो। खौफनाक दर्द ने उसके पूरे जिस्म में आग लगा रखी थी। उसे पानी मिलाओ जोसेफ, इमरान ने कहा और चंद लम्हा बाद फ्लैग के हलक में पानी की तेज़ धार उतरी तो उसके लम्हा बा लम्हा बिखरते हुए हवास कदरे बहाल होने लगे। डूबता हुआ जहन बेदार होने लगा और उसे यूँ महसूस होने लगा जैसे किसी ने उसे दहकते हुए अलाव से खींचकर बर्फ में डाल दिया हो। अब उसके हलक से निकलने वाली चीखें आहिस्ता आहिस्ता कराहों में तब्दील होने लगी। देखो, अब भी अगर तुम मुझे सच सच बता दो कि 6-1 यहाँ नस्ब करने से तुम्हारा क्या मकसद था, तो मैं तुम्हारा इलाज भी कर सकता हूँ और तुम ठीक भी हो जाओगे, वरना अभी उस जमाना के बाद जोसेफ के बाजुओं की मछलियों ने भी भड़कना है, इमरान ने कहा। वो उसके सामने खड़ा हुआ, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। दरअसल हमसे हमाकत हुई कि हम हाँ तुमसे उलझ गए, फ्लैग ने कहा और उसके साथ ही से ट्रूमैन से होने वाली बातचीत के साथ साथ अपना मनसूबा भी बता दिया। अल्फाज जैसे खुद बहुत उसके मुंह से फिसलते जा रहे थे। वो वाकई बुरी तरह टूट फूट चुका था। हाँ, तो तुम ट्रूमैन को नीचा दिखाना चाहते थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हम चाहते थे कि अगर उसका मिशन सामने आ जाए तो हम उससे पहले ये मिशन मुकम्मल करके हेडक्वार्टर के सामने उसके मुकाबले में अपनी बर्तरी साबित कर सकें, फ्लैग ने कहा। यह हेडक्वार्टर कहाँ है, इमरान ने पूछा। यकीन जानो किसी को भी इसका इल्म नहीं। हमारा राब्ता स्पेशल ट्रांसमीटर से होता है और उसी से हमें अहकामात मिलते हैं। मुआवजा अलबत्ता खुद ब खुद हमारे बैंक अकाउंट से पहुंच जाता है, फ्लैग ने जवाब दिया। ट्रूमैन भी नहीं जानता हेडक्वार्टर को, इमरान ने पूछा। नहीं, ट्रूमैन तो क्या कोई भी नहीं जानता, न जाने हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्लैग ने जवाब दिया। ट्रूमैन को तुम पहले से जानते हो? नहीं, ये एक्रीमेंट है जबकि हमारा ताल्लुक बागोरा से है, फ्लैग ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। ओके, तुमने सच बोलकर अपनी जानें बचा ली हैं। वैसे तुम्हारा स्पेशल ट्रांसमीटर अभी मेरे पास पहुंचने वाला है, मैं उसकी मदद से ट्रूमैन का खोज आसानी से लगा लूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ट्रांसमीटर, लेकिन फ्लैग कहते कहते रुक गया। अचानक उसे ख्याल आ गया, अपनी रिहाइश गाह के मुतालिक कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम्हें 6-1 की कारकर्दगी का सही इल्म नहीं है फ्लैग, तुम उसे सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हो। उसका रिसीविंग सेट तुम अपनी रिहाइश गाह पर ही छोड़ आए थे और मैंने उसकी मदद से वो रिसीविंग सेट तलाश किया। जिस जगह वो मौजूद था वो जगह सामने आ गई। तुम पाम व्यू हॉस्टल में ठहरे हुए हो ना, इमरान ने कहा और फ्लैग ने होंठ दांतों में दबा लिया। उसे अब महसूस हो रहा था कि इमरान उनसे कहीं फॉरवर्ड है। ओके, तुम फिलहाल आराम करो, कल तुमसे मुलाकात होगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए और तुम ट्रूमैन को नीचा दिखा सको, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो जोसेफ से मुहातिब हो गए। जोसेफ, उनकी मरहम पट्टी करके उन्हें तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो ताकि ये आराम कर सके, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने सर हिलाते हुए कहा और फ्लैग ने बेएहतियात सर कुर्सी की पुश से टिका दिया। उस लम्हे उसे डैगर का ख्याल आया तो उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। डैगर की गर्दन ढलकी हुई थी, वो दोबारा बेहोश हो चुका था। ट्रूमैन ने मशीन के मुख्तलिफ बटन ऑन किए तो मशीन पर मौजूद स्क्रीन एक झमाके से रोशन हो गई और उस पर एक ख्वाबगाह का मंजर उभर आया जहाँ इमरान बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में सो रहा था। ट्रूमैन कुछ देर तक उस मंजर को देखता रहा, फिर उसने बुरा सा मुंह बनाया, 2 बटन ऑफ किए और एक नाप को घुमाने लगा। क्या हुआ बॉस, आप रिकॉर्डिंग चेक नहीं करेंगे? सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए ब्लैकी ने चौंक कर कहा। अब क्या बैठा देखता रहूँ, जाहिर है इमरान रात को सोया ही रहा होगा। अब मैं उसकी मौजूदा कार्रवाई देखना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त सुबह के 10 बज चुके हैं। वो रात में नाश्ता वगैरह करके हरकत में आ चुका होगा, ट्रूमैन ने नाव घुमाते हुए कहा और ब्लैकी ने सर हिला दिया। काफ़ी देर तक नाव घुमाने के बाद जैसे ही नाव बाहरी हद तक पहुँच कर रुकी, ट्रूमैन ने उसे छोड़कर एक और बटन दबा दिया। स्क्रीन पर दौड़ने वाली आड़ी तिरछी लकीरें एक झमाके से मंजर में बदल गई और ट्रूमैन ये मंजर देखते ही चौंक पड़ा क्योंकि ये एक इंतहाई शानदार दफ्तर का मंजर था जिसमें एक बड़ी सी मेज़ के पीछे सर सुल्तान बैठे हुए थे और दरवाजे से इमरान अंदर दाखिल होकर उस मेज़ की तरफ बढ़ रहा था। ट्रूमैन ने जल्द ही एक बटन दबा दिया। आओ बैठो, मैं तुम्हें फ़ोन पर ही बता देता, सर सुल्तान ने कहा। नहीं, मौजूदा हालात में एहतियात अच्छी चीज़ है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तुम शायद ज़हनी तौर पर हाथ से उलझे हुए लगते हो, हालांकि इससे पहले तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, सर सुल्तान ने कहा। सच कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कड़वा होता जा रहा है और कड़वी चीज़ बहरहाल बदमज़ा तो करती ही है, चाहे सच ही क्यों ना हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हारा मतलब शायद उस ट्रूमैन से है, क्या हुआ, उसका पता चला? सच को तलाश करना आसान नहीं होता सर सुल्तान, सच बड़े दबीज़ पर्दों में छुपा रहता है, इमरान ने जवाब दिया। तो सर सुल्तान तो बेएहतियात सर हिलाकर रह गए, अलबत्ता ट्रूमैन के मुंह से फातिहाना कहकहा निकल गया। तुम मुझे तमाम उम्र तलाश ना कर सकोगे, ट्रूमैन ने फातिहाना अंदाज में कहा और ब्लैकी ने भी इस तरह सर हिला दी जैसे वो अपनी बात की तायद कर रहा हो। लेकिन वो तुमसे कहाँ छुप सकता है, बहरहाल मैंने मालूम कर लिया, ज़ीरो गन वाकई पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, क्या चीज़ है ये?
कोई इंतहाई जदीद और टॉप सीक्रेट हथियार है, ऐसा हथियार कि शायद अभी तक रोसिया और अक्रीमिया भी इससे वाकिफ़ नहीं। ये शोगरान की ईजाद है। शोगरान के जिस साइंसदान ने इसे ईजाद किया वो उसे मुकम्मल करने से एक दिन पहले ही एक्सीडेंट में हलाक हो गया। शोगरान ने उसका जदीद तरीन हथियार पर रिसर्च जारी रखी, लेकिन यह हथियार उनसे मुकम्मल ना हो सका। उन्हें न जाने कहाँ से इत्तला मिली कि एक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर काजी में इस कदर सलाहियत है कि वो उसे मुकम्मल कर सके, लेकिन डॉक्टर काजी शोगरान ना जा सकता था क्योंकि उसे कोई ऐसी बीमारी है कि वो एक महसूस दर्जा हरारत में ही जिंदा रह सकता है। दर्जा हरारत में मामूली सा फ़र्क भी उसकी हलाकत का बायस बन सकता है। चनाचे ये तय हुआ कि शोगरान उन जीरो गन को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान के डॉक्टर काजी के पास भेजे, लेकिन चूंकि यह हथियार इंतहाई टॉप सीक्रेट था इसलिए शोगरान के सदर ने इस सिलसिला में बाकायदा पाकिस्तान के सदर से मुलाकात करके उनसे मामला तय किया और ये तय हुआ कि इस हथियार का पाकिस्तान में सिवाय सदर मुमलिकत डॉक्टर काजी और टॉप स्पेशल लेबॉरेटरी के इंचार्ज डॉक्टर आलमगीर के अलावा और किसी को इल्म ना हो। चनाचे शोगरान ने यह हथियार पाकिस्तान के सदर के हवाले किया, जिसे उन्होंने बराह रास्त डॉक्टर आलमगीर के हवाले किया और डॉक्टर आलमगीर ने उसे डॉक्टर काजी तक पहुँचा दिया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक डॉक्टर काजी उसे मुकम्मल करने में कामयाब हो गए हैं। सिर्फ थोड़ा सा फाइनल काम रहता था जो आज मुकम्मल हो जाएगा और फिर यह हथियार डॉक्टर आलमगीर के हवाले कर दिया जाएगा और डॉक्टर आलमगीर उसे पाकिस्तान के सदर के हवाले कर देंगे। तुम्हें मालूम है कि आज रात पाकिस्तान के सदर शोगरान के दौरे पर जा रहे हैं। चनाचे सदर मुमलिकत उसे ज़ाती तौर पर अपने साथ ले जाएंगे, फिर उसे शोगरान के सदर के हवाले कर देंगे। सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। इसी वजह से किसी को भी इसकी मौजूदगी का इल्म ना हो सका था, लेकिन मुजरिमों को इस हथियार का इल्म भी हो गया था, बल्कि वो उसे हासिल करने के लिए जहां तक भी पहुंच गए हैं। इमरान ने कहा हो सकता है ये रात शोगरान से आउट हुआ हो। सर सुल्तान ने जवाब दिया तो इमरान ने सर हिला दिया। जाहिर है यहाँ तो 3 के सिवा चौथा आदमी वाकिफ ही ना था। आपने ये तफसीली मालूमात कैसे हासिल करनी? इमरान ने पूछा। मैंने सदर मुमलिकत से बात की थी। जब मैंने उन्हें बताया कि किस तरह कोई मुजरिम तंजीम यहाँ इसके मकसद के लिए पहुंची है तो वो बेहद परेशान हुए और उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने ये सारी तफसीलात बताई बल्कि ये भी बताया कि अगर ये हथियार शोगरान से पहुंचने से पहले गायब हो गया तो पाकिस्तान और शोगरान के इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे, बल्कि डॉक्टर काजी ने मेहनत करके इस हथियार को जिस तरह मुकम्मल किया उनकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी और पाकिस्तान का वकार भी खराब हो जाएगा कि पाकिस्तान इस कदर अहम राज की हिफाजत भी ना कर सका। सर सुल्तान ने होंठ चबाते हुए कहा और इमरान हंस पड़ा। सीधी बात करें सर सुल्तान की इस हथियार को मुकम्मल करने के बदले में शोगरानी हुकूमत ने पाकिस्तान को जो मुराद देने का मुआहदा किया होगा वो सब खत्म हो जाएगा। इमरान ने हंसते हुए कहा और सर सुल्तान भी भीगी सी हंसी हंसकर रह गए। ये बात भी है, वैसे भी शोगरान पूरी दुनिया में हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। सर सुल्तान ने जवाब दिया। ओके, लेकिन आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? इमरान ने हंसते हुए कहा तुमने जिस वक्त से मुझे कहा कि वो ट्रूमैन तुम्हें नहीं मिल रहा मैं परेशान हो गया हूँ। सर सुल्तान ने कहा और इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। अरे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, अब सच इतना भी कड़वा नहीं कि मेरे हलक से ना उतर सके। सुलेमान ने मूंग की दाल खिलाकर मेरे हलक में मौजूद जायके की हिस्सी खत्म कर दी है, इमरान ने कहा और सर सुल्तान का लटका हुआ चेहरा खिल उठा। सदर मुमलिकत ने यह हुक्म भी दिया है कि जब तक सदर मुमलिकत का तैयारा एयरपोर्ट से परवाज न कर जाए सीक्रेट सर्विस इस जीरो गन की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले। सर सुल्तान ने कहा जाहिर है वो तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन मेरा ख्याल है इस बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ट्रूमैन अभी तक अंधेरे में टामक टोइयाँ मारता फिर रहा है। उसे खुद मालूम नहीं कि जीरो गन कहाँ है, इसलिए आज शाम तक वो कैसे उसे हासिल कर सकता है। वैसे एहतियातन मैं उस लेबॉरेटरी के गिर्द आदमी तैनात कर देता हूँ और मैं डॉक्टर आलमगीर के साथ रहूँगा। फिर डॉक्टर आलमगीर के साथ ही मैं सदर मुमलिकत तक जाऊँगा। मेंबर्स इस दौरान हमारी हिफाजत करेंगे, फिर सदर मुमलिकत की अपनी सिक्योरिटी चार्ज संभाल लेगी। मेरा ख्याल है जीरो गन जैसे ही सदर मुमलिकत तक पहुंच जाएगी महफूज हो जाएगी। इसके लिए असल खतरा लेबॉरेटरी से सदर मुमलिकत तक पहुंचने के दौरान हो सकता है। इमरान ने कहा ठीक है, जैसे तुम कहो। मैं सदर मुमलिकत को कह देता हूँ, वो डॉक्टर आलमगीर को तुम्हारे मुतालिक अहकामात दे देंगे। सर सुल्तान ने कहा आप वो पॉइंट रह गए हैं, एक तो लेबॉरेटरी का मोहल्ले को, दूसरा उस जीरो गन का हुजूम वगैरह, ताकि मैं उसके मुताबिक उसकी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकूँ। इमरान ने कहा मेरे जहन में ये पहले ही ये बात मौजूद थी कि तुम ये बातें पूछोगे। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा इसलिए तो आपको सर का खिताब मिला है कि दूसरा इकट्ठे काम करें तो बहुत सी बातें स्टोर हो सकती हैं। वो क्या कहते हैं, एक और 1-11। इमरान ने कहा और सर सुल्तान ने हंसते हुए दराज खोले और एक नक्शा निकालकर इमरान के सामने मेज़ पर फैला दिया। स्क्रीन पर नक्शा साफ नज़र आ रहा था। ये लेबॉरेटरी है दारुल हुकूमत से 160 किलोमीटर के फासले पर जिरेन रोड पर। ऊपर एक कार्टन फैक्ट्री है और नीचे वो खुफिया लेबॉरेटरी। सर सुल्तान ने नक्शे पर पेंसिल से निशान लगाते हुए कहा ओ तो क्या उसका रास्ता कार्टन फैक्ट्री में से है? इमरान ने चौंक कर पूछा नहीं, कार्टन फैक्ट्री से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो आम सी कार्टन फैक्ट्री है और शायद कार्टन फैक्ट्री वालों को भी इल्म नहीं कि फैक्ट्री के नीचे हुकूमत की इस कदर अहम और इंतहाई खुफिया लेबॉरेटरी मौजूद है। कार्टन फैक्ट्री के साथ एक बहुत बड़ा क्लब है। ये बज़ाहिर कार्टन क्लब है, लेकिन इसमें मौजूद तमाम लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस के खसूसी शोबे से मुतालिक हैं। इस क्लब से ही लेबॉरेटरी का रास्ता जाता है। इस क्लब के इंचार्ज कर्नल जवाद हैं जो बज़ाहिर क्लब मैनेजर हैं। और ये भी बता दूं कि लेबॉरेटरी के खुफिया रास्ते को सिर्फ कर्नल जवाद खोल सकते हैं और उन्हें ही सिर्फ उसका इल्म है। उन्हें भी तुम्हारे मुतालिक इतलात दे दी जाएंगी। और जहाँ तक इस हथियार की खासियत का ताल्लुक है, इस बारे में सिर्फ इतना ही इल्म हो सका कि ये एक मखसूस धात का छोटा सा बॉक्स है। वो हथियार इस बॉक्स के अंदर इस तरह बंद कर दिया गया है कि उसे सिवाय मखसूस साइंसदानों के और कोई नहीं खोल सकेगा। बॉक्स पर सिर्फ Z और G 2 अल्फाज लिखे हुए हैं। सर सुल्तान लेकर
सर सुल्तान ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। ठीक है, आप सदर साहब से कह दें कि सब ओके हो जाएगा। डॉक्टर आलमगीर किस वक्त की जीरो गन लेकर लेबॉर्ट्री से निकलेंगे? इमरान ने नक्शा उठाकर उसे तय करके जेब में डालते हुए पूछा। ये हथियार आज शाम को तैयार होकर डॉक्टर आलमगीर के पास पहुंच जाएगा और डॉक्टर आलमगीर उसे रात 8 बजे सदर मुमलिकत के हवाले कर देंगे। सदर साहब का तैयारा रात 8:30 बजे शोग्रान परवास कर जाएगा। ये प्रोग्राम पहले से तयशुदा है, सर सुल्तान ने जवाब दिया। ओके ठीक है, हम लोग 6 बजे वहाँ कार्टन क्लब पहुँच जाएंगे। आप ये प्रोग्राम डॉक्टर आलमगीर और उस कर्नल जवाद तक पहुँचा दें। कोर्ट वही महसूस होगा। जैसे ही डॉक्टर आलमगीर लेबॉर्ट्री से निकलकर कार्टन क्लब पहुँच जाएंगे, हम उनका चार्ज संभालेंगे। वैसे आप कर्नल जवाद को ब्रीफ कर दें कि वो हमारे मामलात में कतई मुदाखलत ना करें। इमरान ने कहा। ठीक है, मैं कह दूँगा, लेकिन क्या तुम कार के ज़रिए ये सफ़र करोगे? सर सुल्तान ने कहा। मैं आप दोस्त के ज़रिए भी कर सकता हूँ, ये मेरा मसला है, आप फिक्र ना करें। इमरान ने उठते हुए कहा। फिर तेज़ी से वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया और ट्रूमैन ने एक तवील सांस लेते हुए मशीन के बटन ऑफ कर दिए। अब मज़ीद चेकिंग की ज़रूरत नहीं रही। अब इमरान से हमने जो काम लेना था ले लिया। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा मुसर्रत से खिला पड़ रहा था। अब क्या प्रोग्राम है बॉस? ब्लैकी ने भी मुस्कुराते हुए लहजे में पूछा। यूँ समझो हमारा आधे से ज़्यादा मिशन मुकम्मल हो गया है। सब कुछ तो हमें मालूम हो ही गया है, इसलिए अब जीरो गन हासिल करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, ट्रूमैन ने कहा। लेकिन बॉस, उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। ब्लैकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। देखो, हमने हर सूरत में ये जीरो गन उस इमरान और उसके साथियों के लेबॉर्ट्री पहुंचने से पहले हासिल करनी है, क्योंकि ये इमरान बेहद चालाक और होशियार आदमी है। हो सकता है वो कोई ऐसा चक्कर चला दे कि हम मुंह देखते रह जाएं, इसलिए किसी लंबी चौड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं। हम अभी अपने साथियों समेत वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर कर्नल जवाद से रास्ता खुलवाकर हम लेबॉर्ट्री के अंदर पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से जीरो गन हासिल करना कोई मुश्किल ना होगा और जब तक इमरान को इसकी इतला मिलेगी हम अपने मखसूस प्रोग्राम के तहत मुल्क से बाहर निकल चुके होंगे। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि पूरा ग्रुप मुकम्मल तौर पर होशियार रहे, ट्रूमैन ने कहा। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, ट्रूमैन ने कहा। बस आपके हुक्म की देर है, लेकिन एक बात है, जीरो गन तो अभी डॉक्टर काजी के पास होगी और अभी इस पर काम बाकी रहता है। वो न जाने किस वक्त उसे डॉक्टर आलमगीर के हवाले करते हैं, ब्लैकी ने कहा। ब्लैक थंडर के हेडक्वार्टर में दुनिया के बेहतरीन दिमाग मौजूद हैं, वो खुद ही उसकी मुकम्मल तकमील कर लेंगे। हमें हर सूरत में ये ज़ीरो गन हासिल करनी है, ने कहा और ब्लैकी ने सर हिला दिया। चलें फिर, देर किस बात की बॉस, सभी चलें, ब्लैकी ने उठते हुए कहा और ट्रूमैन भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। तेज़ घंटी की आवाज़ सुनते ही ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर सर उठाया और साथ ही उसने मेज़ के किनारे पर लगा हुआ बटन दबा दिया। घंटी की आवाज़ बंद हो गई। उसी लम्हे सामने दीवार पर मौजूद स्क्रीन एक झमाके से रोशन हो गई। स्क्रीन पर दानिश मंजिल के मेन गेट का बैरूनी हिस्सा नजर आ रहा था। वहाँ इमरान कार के साथ खड़ा नजर आ रहा था। ब्लैक ज़ीरो ने इमरान को देखते ही मेज़ के किनारे पर लगा हुआ गेट खोलने वाला बटन दबा दिया और स्क्रीन ऑफ हो गई। फिर चंद लम्हों बाद इमरान ऑपरेशन रूम के दरवाजे में दाखिल हुआ। ब्लैक ज़ीरो उसके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ा ही रहा कि यकलखत ऑपरेशन रूम में तेज़ बजर बजने की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुनकर इमरान और ब्लैक ज़ीरो दोनों ही बेएहतियात उछल पड़े। ये ऑपरेटर्स क्यों कॉल दे रहा है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखते हुए कहा, जो खुद भी इंतहाई हैरत से छत के दरमियान लगे हुए उस मखसूस साहत के बजर को देख रहा था। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे उसे इसके बजने पर शदीद हैरत हो रही हो। आपके कमरे में आते ही ये बजर बज उठा है। कोई चेकिंग ऑपरेटर्स आपके पास है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर कहा। मेरे पास नहीं तो, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। फिर उसने जल्दी से जेबें टटोलनी शुरू कर दी, लेकिन जेबों में जाहिर है ऐसी कोई चीज़ ना थी, लेकिन बजर मुसलसल बज रहा था। ओह, ये क्या चक्कर है, ठहरो मैं देखता हूँ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और दूसरे लम्हे उसने बिजली की सी तेज़ी से अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया। वो लिबास उतारकर ऑपरेशन रूम से बाहर फेंकता जा रहा था, लेकिन बजर उसी तरह बज रहा था। वो एक लम्हे के लिए भी खामोश ना हुआ। अब तो इमरान का चेहरा भी हैरत की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। चंद लम्हों बाद से वो अंडरवियर में खड़ा था और तमाम लिबास ऑपरेशन रूम से बाहर बरामदे में पहुँच चुका था, लेकिन मसला फिर भी ना हल हुआ। बजर मुसलसल बजे चला जा रहा था। लिबास में भी कुछ नहीं, वरना उसके कमरे से बाहर जाते ही बजर खामोश हो जाता। ब्लैक ज़ीरो ने होंठ काटते हुए कहा, ऐसा तो मैंने एहतियातन किया है, वरना ये लिबास तो आज ही सुबह सुलेमान ड्राई क्लीनर से लेकर आया था। ऐसा करो ATR ले आओ, लेबॉर्ट्री से जल्दी करो, ना जाने क्या चक्कर हो, इसलिए मैं खुद लेबॉर्ट्री में नहीं जाना चाहता, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ तेज़ी से मुल्हिका दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। इमरान होंठ बीच से खामोश खड़ा अपने ही जिस्म को बगौर देख रहा था, लेकिन उसका जिस्म साफ था, वहाँ किसी किस्म का कोई बटन वगैरह मौजूद ना था। ये क्या चक्कर हो सकता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और ब्लैक ज़ीरो एक मुस्ततिल शक्ल की मशीन जो ट्राली पर फिट थी धकेलता हुआ ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। उसने मशीन को ऑपरेशन के इमरान के करीब रोका। फिर उसकी साइड में मौजूद एक लच्छेदार तार उसने दीवार में मौजूद पावर प्लग से मुंसलिक कर दिया और पावर टेक ऑन होने वाला बटन दबा दिया। मशीन पर मौजूद छोटे बड़े बल्ब जल उठे और मशीन पर मौजूद 4 बड़े बड़े डालों में मौजूद सुइयां थरथराने लगी। मशीन में से हल्की हल्की गूंज निकल रही थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर मशीन की साइड पर हुक से लगा हुआ एक माइकनुमा आला निकाला, जो एक बारीक लच्छेदार तार के साथ मशीन के साथ मुंसलिक था। फिर उसकी साइड में लगा हुआ बटन दबाकर उस माइकनुमा आले को सर के करीब ले आया। उसकी नज़रें मशीन के डालों पर जमी हुई थी। फिर उसे सर से पाँव तक लेता गया, लेकिन सुइयां उसी तरह साकत थीं। फिर इमरान दूसरी
दूसरे पैर से उसे ऊपर सर तक ले गया, लेकिन सुइयां वैसे ही रहीं। अलबत्ता बजर अभी तक मुसलसल बजे चला जा रहा था। ब्लैक ज़ीरो, तुम ATR से मेरी पुश चेक करो, इमरान ने होन बीचते हुए ब्लैक ज़ीरो से कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ी से उसके हाथ से माइक नुमा आला लिया और फिर इमरान के हुक्म में पहुँच उसने चेकिंग शुरू कर दी। लेकिन ATR ने कोई काशन ना दिया। ये क्या बात हुई, क्या ये ऑपरेटर्स चेकिंग मशीन ख़राब हो गई है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब तो यही सोचना पड़ेगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ मुझे लिबास उतारना पड़ा, पहले लिबास तो पहन लूँ, फिर उसको भी चेक करता हूँ। इमरान ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा ATR मशीन से यकला सीटी की सी आवाज़ गूंजी और इमरान उछलकर मशीन की तरफ मुड़ा तो मशीन एक बार फिर खामोश हो गई। उसके एक डाल की सुइयां जो तेज़ी से हरकत कर रही थी दोबारा वापस आ गईं। ओ, ये क्या तलीसम होशरबा बन गया है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर एक बार फिर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और उसके मुड़ते ही मशीन से एक बार फिर पहले जैसी सीटी की आवाज़ निकली और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए हाथ बढ़ाकर मशीन के पास हैरत से बुत बने ब्लैक ज़ीरो से आला ले लिया। फिर उसने अपने दाएं बाजू को चेक करना शुरू कर दिया। आला जैसे उसकी कलाई से ज़रा ऊपर पहुंचा, मशीन से सीटी की आवाज़ निकली और इमरान ने होंठ बींच लिए। ब्लैक ज़ीरो का हैरत के मारे बुरा हाल था। जिस जगह आला चेकिंग ऑपरेटर्स का काशन दे रहा था वहाँ बाजू बिल्कुल साफ था, सिवाय बारीक रोमी के और कोई चीज़ ना थी। इमरान अबाले को वहीं रखे गौर से ATR मशीन को देख रहा था। फिर उसने आला हटाया और उसे ब्लैक ज़ीरो को दे दिया। जो कुछ भी है खाल के अंदर है, लेकिन खतरनाक नहीं, वरना बम डायल हरकत में आ जाता, इमरान ने होंठ काटते हुए कहा। फिर वो उसी तरह तेज़ी से उस मुल्हिका दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिधर से ब्लैक ज़ीरो ATR मशीन लेकर आया था। चंद लम्हों बाद वो दानिश मंजिल की लिबार्टी में पहुंच गया। उसने एक और मशीन के ऊपर से कपड़ा हटाया। ये मशीन दीवार में नस्ब थी और फिर उसे ऑन कर दिया। मशीन में ज़िंदगी की लहर सी दौड़ गई। इमरान ने मशीन में से एक बड़ा सा चार्जर बाहर निकाला और अपना बाजू उस जार के अंदर डालकर उसने उसे फिक्स करना शुरू कर दिया। वो एक हाथ से काम कर रहा था क्योंकि दूसरा हाथ कोनी तक जार में था। उसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो भी पहुंची और फिर उसने मशीन ऑपरेट करना शुरू कर दी। जार के मुंह पर स्पंज टाइप की कोई चीज़ थी जो इमरान के बाजू से लिपट गई और अब जार का मुंह बिल्कुल बंद हो गया था। 11:30 पर नाब रखकर मशीन ऑन करो, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से कहा और ब्लैक ज़ीरो ने उसके हुक्म की तामील कर दी। दूसरे लम्हे शफाफ जार में हल्के ब्राउन रंग का धुआं सा भर गया। पलक झपकने में इमरान का जार के अंदर मौजूद बाजू का हिस्सा उस धुएं में गायब हो गया और इमरान ने होंठ बींच लिए। उसे बेपनाह तकलीफ महसूस हो रही थी। यूँ लग रहा था जैसे कोई उसके बाजू की खाल को तेज़ ब्लेडों की मदद से उतार रहा हो, लेकिन चंद लम्हों बाद तकलीफ का एहसास खत्म हो गया और उसके साथ ही धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। इमरान और ब्लैक ज़ीरो दोनों की नज़रें उस जार पर जमी हुई थी। जैसे ही जार का शीशा साफ हुआ, इमरान और ब्लैक ज़ीरो दोनों ही बुरी तरह चौंक पड़े। जाल की तह में इंसानी खाल का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था, साफ नज़र आ रहा था। इमरान ने तेज़ी से अपने बाजू को देखा, लेकिन बाजू पहले की तरह साफ था, उस पर जख्म का निशान न था। मशीन बंद कर दो, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से कहा और ब्लैक ज़ीरो ने मशीन ऑफ कर दी। इमरान ने दूसरे हाथ से जार का मुंह खोला, फिर बाजू उसमें बाहर निकालकर उस जगह पर अपनी उंगलियां फेरी जहां उसे तकलीफ का एहसास हुआ था, लेकिन वो जगह भी बिल्कुल साफ थी। इमरान ने जार के अंदर हाथ निकाला और वो खाल का टुकड़ा बाहर निकाल लिया। ये बिल्कुल इंसानी खाल जैसा टुकड़ा था और उसका रंग भी इमरान की रंगत से बिल्कुल हमाहंग था। उस पर उसी तरह बारीक बारीक रवा और मसाम नज़र आ रहे थे। ये क्या चीज़ है, ये तो बिल्कुल ही आपकी खाल का टुकड़ा नज़र आ रहा था। ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं खुद भी हैरान हूँ, मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई चीज़ है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। फिर वो उस टुकड़े को लिए एक और मशीन की तरफ बढ़ गया। उसने मशीन के सामने कुर्सी घसीटी और उस पर बैठकर सबसे पहले उसने मशीन की साइड में खाना खोला और खाल का वो टुकड़ा उसने उस खाना के अंदर एक प्लेट पर रखा। फिर खाना बंद करके उसने मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मशीन में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। फिर उसके कई बल्ब यकलह जलने बुझने लगे और डायल पर सुइयां तेज़ी से हरकत करने लगीं। मशीन पर छोटे बड़े 8 डायल थे, जिनमें से 4 की सुइयां हरकत कर रही थी, बाकी 4 साकत थे। इमरान गौर से उन डायलों को देख रहा था। फिर उसने हाथ बढ़ाकर मशीन ऑफ कर दी और खाना खोलकर उसने वो टुकड़ा दोबारा उठा दिया। ये क्या चीज़ है, ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा। ये बहुत खौफनाक और इंतहाई जदीद तरीन चीज़ है ब्लैक ज़ीरो, इंतहाई खौफनाक। इसके अंदर से L30 रेज निकलते हैं, जिनके जरिए किसी भी रिसीविंग सेट पर ना सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे सकती है, बल्कि मेरी और उस पूरे माहौल की पूरी तस्वीर भी देखी जा सकती है। हो सकता है इस वक्त भी ऐसा हो रहा हो, इमरान ने कहा और उठकर वो तेज़ी से एक अलमारी की तरफ बढ़ गया और उसने अलमारी खोलकर उसमें से एक अजीबो गरीब धात का बॉक्स निकाला। बॉक्स खोलकर उसमें वो टुकड़ा रखकर उसने बॉक्स को वापस अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर दी। लेकिन ये आपके जिस्म से कैसे चिमटा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ये ट्रूमैन का काम है। उसने लड़ते हुए से मेरे बाजू पर चिपका दिया और खुद फरार हो गया। इस वक्त मैं बेहद हैरान था कि वो फरार क्यों हो गया, लेकिन अब बात समझ में आ गई और साथ ही उसके हद का उगदा भी खुल गया कि वो किस ताउन का शुक्रिया अदा कर रहा था। इमरान ने ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन क्या उसने आपके जिस्म की खाल के हम रंग टुकड़ा पहले से तैयार कर रखा था? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ये बात नहीं, लाजमन ये टुकड़ा साफ शफाफ होगा और जिस खाल से उसको चिमटाया जाए ये उसी का रंग एहतियार करके उसे जज़ब कर लेता है। बहरहाल वाकई ये बिल्कुल ही अनोखी और अजीब तरीन चीज़ है। फ्लैग के पास 61 डिक्टाफोन देखकर मुझे पहली बार अंदाज़ा हुआ था कि ब्लैक थंडर खासी एडवांस तंजीम है, लेकिन ये चीज़ देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ये तंजीम साइंस में हमारे तसव्वुर से भी कहीं आगे है। इमरान ने ऑपरेशन रूम में पहुँच कर
कपड़े पहनते हुए कहा, वाकई इमरान साहब, लेकिन इस चीज़ से आखिर कोई मकसद भी तो हासिल किया होगा। वैसे मेरी छठी हिस्स तो बार बार मुसलसल सायरन बजाती रही, लेकिन इसकी वजह अब समझ में आई है, इमरान ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन दूसरे लम्हे वो इस तरह उछलकर खड़ा हुआ जैसे उसके पैरों तले एटम बम फट गया हो। क्या हुआ? ब्लैक ज़ीरो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओ वेरी बैड, जल्दी करो ब्लैक ज़ीरो, दानिश मंजिल का ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन कर दो और मेरे साथ आओ जल्दी, फ़ौरन, इमरान ने चीखते हुए कहा और ऑपरेशन रूम से निकलकर बेतहाशा अंदाज में बाहर अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ा। ब्लैक ज़ीरो इमरान की यह हालत देखकर घबराए हुए अंदाज में इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। इमरान को उसने आज से पहले कभी इस बुरी तरह घबराए हुए अंदाज में ना देखा था। बड़े से बड़े बहरानों और मुश्किलात में भी वो मुतमईन रहता था, लेकिन इस वक्त इमरान की हालत यकसर मुख्तलिफ थी। बहरहाल उसने जल्द ही अपने आप पर कंट्रोल किया और फिर दानिश मंजिल का ऑटोमेटिक हिफाजती निज़ाम ऑन करके वो भी भागता हुआ गेट की तरफ बढ़ गया। इमरान की कार गेट के सामने रुकी थी। ब्लैक ज़ीरो ने रिमोट कंट्रोलर ले लिया क्योंकि उसके बगैर वो ऑटोमेटिक निज़ाम की वजह से खुद भी वापस अंदर ना आ सकते थे। कार में बैठकर उसने रिमोट कंट्रोलर से फाटक खोला और फिर जैसे इमरान की कार फाटक से बाहर निकली उसने फाटक बंद कर दिया। इमरान का चेहरा आग की तरह तपा हुआ था, उसके होंठ भींचे हुए और वो कार को इस तरह सड़क पर दौड़ा रहा था जैसे वो कार की बजाय हवाई जहाज़ चला रहा हो। हुआ क्या है इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। खामोश बैठे रहो, इमरान ने ऐसे अंदाज में गुर्राते हुए जवाब दिया कि ब्लैक ज़ीरो सहम कर खामोश हो गया। स्याह की 3 कारें इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे पीछे दौड़ रही थी। सबसे आगे दौड़ने वाली कार की स्टीयरिंग पर ट्रूमैन बैठा हुआ था, उसकी साइड सीट पर ब्लैकी बैठा हुआ था और पीछे 2 आदमी बैठे हुए थे। कारों की रफ्तार खासी तेज़ थी, लेकिन इसके बावजूद वो कानूनी हद रफ्तार के अंदर ही दौड़ रही थी। ट्रूमैन नहीं चाहता था कि ज़्यादा स्पीड की वजह से पुलिस उन्हें रोक कर चेकिंग करे। मील गुजरते जा रहे थे और उन्हें दारुल हुकूमत से चले हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया था। फिर दूर से उन्हें एक वसीउ अरीज बोर्ड सड़क के किनारे लगा हुआ नजर आया जिस पर किसी कार्टन फैक्ट्री का नाम लिखा हुआ था और ट्रूमैन ने उस बोर्ड को देखते ही रफ्तार कम कर दी। यही है वो कार्टन फैक्ट्री, ट्रूमैन ने कहा और ब्लैकी ने सर हिला दिया और थोड़ी देर बाद वो कार्टन फैक्ट्री के बड़े गेट के सामने से गुजरे। फैक्ट्री शायद सीजन ना होने की वजह से बंद थी क्योंकि ना सिर्फ उसका गेट बंद था बल्कि वहाँ कोई आदमी भी नजर ना आ रहा था। फैक्ट्री से मुल्हका एक खासी बड़ी इमारत थी। इमारत एक मंजिला थी, अलबत्ता उसकी 4 दीवारी खासी ऊंची थी। उसका गेट भी बंद था। ट्रूमैन ने कार उस गेट के करीब जाकर रोक दी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। पिछली गाड़ी रुकने की बजाय तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। फिर वो इमरान इमारत की साइड में मौजूद खुले मैदान में घूमकर नज़रों से ओझल हो गई। ट्रूमैन की कार में मौजूद अफराद अंदर ही रहे, अलबत्ता ब्लैकी उसके साथ ही बाहर आ गया। वो सब मुकामी मेकअप में थे। फाटक की साइड पर कार्टन क्लब का बड़ा सा बोर्ड मौजूद था। ट्रूमैन ने आगे बढ़कर कार बेल का बटन दबाया। चंद लम्हों बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक सेहतमंद नौजवान बाहर आ गया। वो हैरत से कार और उन लोगों को देख रहा था। क्लब मैनेजर जवाद साहब से मिलना है, ट्रूमैन ने बड़े बाअहलाक लहजे में कहा। आप कौन हैं और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? नौजवान ने चौंक कर पूछा। तो क्या सारी तफसीलात हमें बाहर ही बतानी पड़ेंगी? आप जवाद साहब से कहें कि शक्करगढ़ से उनके अजीज़ आए हैं, मेरा नाम असलम है। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं इत्तला करता हूँ, नौजवान ने कहा और फिर खिड़की से वापस अंदर चला गया। अलबत्ता खिड़की उसने अंदर से बंद कर दी थी। चंद लम्हों बाद खिड़की दोबारा खुली और एक अधेड़ उम्र आदमी जिसने ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था बाहर निकला है। वो पहले वाला नौजवान भी इसके पीछे था। मुझे असलम कहते हैं, आप यकीनन जवाद साहब हैं? ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। जी हाँ, मुझे जवाद कहते हैं, लेकिन आप कौन? जवाद ने गौर से ट्रूमैन को देखते हुए कहा। उधर कार में एक मोहतरमा मौजूद हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं, आइए। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कार के तरफ इशारा किया जिसके पिछले शीशे बंद थे, लेकिन वो चूंकि कलर थे इसलिए बाहर से ये ना देखा जा सकता था कि अंदर कौन है। मोहतरमा और मुझसे मिलने, जवाद ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन लाशौरी तौर पर वो कार की तरफ बढ़ गया। ट्रूमैन उसके साथ था। उसने खुद ही कार का दरवाज़ा खोला और दूसरे लम्हे उसने जवाद को जोर से अंदर धकेल दिया। उसी लम्हे कटक की आवाज़ के साथ ही कर्नल जवाद का साथी जो अभी तक फाटक के बाहर खड़ा था चीख मार कर नीचे गिरा। ये फायर ब्लैकी की तरफ से हुआ था। उसने जीप के अंदर से फायर किया और गोली ठीक उस आदमी के दिल पर लगी थी। उधर जवाद जैसे ही ट्रूमैन के धकेलने से अंदर गिरा उसके सर पर कयामत टूट पड़ी। साथ ही उसे बिजली की सी तेज़ी से अंदर घसीट लिया गया और ट्रूमैन ने कार का दरवाज़ा एक धमाके से बंद कर दिया। दौड़ के स्टीयरिंग वाली सीट साइड की तरफ बढ़ा जबकि ब्लैकी ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उस नौजवान को उठाया। फिर उसके हाथ के इशारे से कार की डिग्गी खुली और ब्लैकी ने उस नौजवान को अंदर ठूंस दिया। उसके सीने से खून बह रहा था, शायद अभी वो जिंदा था, लेकिन ब्लैकी ने बिजली की सी तेज़ी से उसे अंदर ठोंस के डिग्गी बंद की। दूसरे लम्हे दौड़कर वो साइड सीट पर आ गया और ट्रूमैन ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। फिर इमारत की साइड में खुले मैदान की तरफ मोड़ दी। वहाँ दोनों कारें मौजूद थी। कार मोड़ते हुए ब्लैकी ने हाथ खिड़की से बाहर निकाल कर लहराया। फिर उसके हाथ के इशारे से दोनों कारों के दरवाजे खुले और उनमें से 8 आदमी निकलकर बिजली की सी तेज़ी से दौड़ते हुए क्लब के फाटक की तरफ बढ़ गए। उनके कमरों पर छोटे छोटे थैले लटके हुए थे। ट्रूमैन ने उन दोनों कारों के पीछे कार रोक दी, फिर उछलकर नीचे उतरा। ब्लैकी और कार में मौजूद दूसरे अफराद भी बाहर निकल आए। तुम सब अंदर आ जाओ, मैं उसे देखता हूँ, ट्रूमैन ने चीख कर ब्लैकी और दूसरे साथियों से कहा। वो सर हिलाते हुए क्लब की तरफ दौड़ पड़े। ट्रूमैन ने पिछली सीटों के दरमियान बेहोश पड़े कर्नल जवाद को बाहर घसीटा और दूसरे लम्हे उसका हाथ घूमा और जवाद के चेहरे पर इस कदर जोरदार थप्पड़ पड़ा कि वो चीखता हुआ होश में आ गया।
ट्रूमैन ने उसकी गर्दन को एक हाथ से पकड़ा और उसे फिजा में उठाकर दूसरे हाथ से उसने उसकी दोनों कुंडलियां पकड़कर दोनों हाथों को मुखालिफ सिमतों में घुमाया तो कर्नल जवाद के हलक से भयानक चीखें निकलने लगी। होश हो जाओ, आवाज़ निकाली तो तोड़कर रख दूंगा, ट्रूमैन ने कराते हुए कहा। और कर्नल जवाद के हलक से निकलने वाली चीखें यकलखत इस तरह थम गई जैसे वो जिंदगी भर कभी चीखा ही ना हो। अलबत्ता उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हालत इस कदर खराब थी कि बावजूद इसके कि उसके दोनों बाजू आज़ाद थे वो उन्हें हरकत में भी ना ला सकता था। सुनो, तुमने मेरी ताकत का ये मामूली सा मुजाहरा देख लिया। अगर तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो एक लम्हे में जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, ट्रूमैन ने कराते हुए कहा। उसके साथ ही उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और कर्नल जवाद एक धमाके से पुश के बल ज़मीन पर गिरा। ट्रूमैन उस पर झुका और दूसरे लम्हे उसने कर्नल जवाद को उल्टा करके उसकी पुश पर पैर रख दिया। इसी तरह पड़े रहो, खबरदार अगर हरकत की। कर्नल जवाद का कामता हुआ जिस्म साकत हो गया। उसने शायद खौफ की वजह से कांपना छोड़ दिया था या फिर वो बेहोश हो चुका था। चंद लम्हों बाद ब्लैकी दौड़ता हुआ आया। आइए बास क्लब में 8 अफराद मौजूद थे, वो सब लाशों में तब्दील हो चुके हैं, ब्लैकी ने कहा। और ट्रूमैन ने कर्नल जवाद की पुष्ट से पैर हटाया लेकिन कर्नल जवाद इसी तरह साकत पड़ा रहा। ट्रूमैन ने उसे पलटा तो उसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। कर्नल जवाद वाकई बेहोश हो चुका था। उसे उठा लाओ, जल्दी करो, ट्रूमैन ने कहा और वापस फाटक की तरफ दौड़ पड़ा। चंद लम्हों बाद वो फाटक के अंदर दाखिल होकर इमारत की तरफ भागता चला गया। उसके सारे साथी बरामदे में मौजूद थे। रास्ता किस जगह हो सकता है, चेक किया तुमने पामर, ट्रूमैन ने एक आदमी से मुहातिब होकर कहा। यस बास, उधर तीसरे कमरे की साथ बता रही है कि रास्ता यकीनन उधर से ही होगा, उस आदमी ने सर हिलाते हुए कहा। और ट्रूमैन दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा। कमरा खासा बड़ा था लेकिन हर किस्म के फर्नीचर से खाली था। फर्श पर कालीन बिछा था। कैसे अंदाजा किया कि रास्ता इस कमरे से हो सकता है, ट्रूमैन ने होंठ चबाते हुए कहा। वो उस बाईं तरफ की दीवार की मोटाई बाकी दीवारों से बहुत ज़्यादा है, जबकि इस दीवार की तरफ दूसरी तरफ लान है। यकीनन ये दोनों दीवारों को मिलाकर बनाई गई है। एक दीवार और ऊपर या नीचे गायब हो जाती है। इसके साथ ही फर्श का ये हिस्सा भी आपने देखा कि कालीन के दरमियान में जोड़ है। हालांकि जोड़ कभी कालीन के दरमियान में नहीं हो सकता, इसलिए फर्श का आधा हिस्सा भी दीवार के साथ ही गायब होता जाता होगा, पामर ने कहा। और ट्रूमैन ने सर हिला दिया। ब्लैकी भी इस दौरान कर्नल जवाद को उठाए वहां पहुंच चुका था। इसे जहां लटाओ और जाकर उसके दफ्तर की तलाशी लो, यकीनन कोई ट्रांसमीटर वगैरह होगा जिसके जरिए ये अंदर से राब्ता कायम करता होगा, ट्रूमैन ने कहा। और ब्लैकी सर हिलाता हुआ वापस चला गया। ट्रूमैन ने उछलकर फर्श पर बेहोश पड़े हुए कर्नल जवाद की पसलियों पर ठोकर मारी और फिर जैसे उसकी टांग मशीन में तब्दील हो गई वो मुसलसल ठोकरें मारता जा रहा था। फिर तकरीबन 8वीं ठोकर पर कर्नल जवाद ने चीखते हुए आंखें खोल दी। ट्रूमैन ने ये ठोकरें बहुत आस्था मारी थी क्योंकि उसे खतरा था कि अगर उसने ज़रा भी कुव्वत ज़्यादा लगा दी तो कर्नल जवाद बेहोशी के दौरान ही ख़त्म हो जाएगा। वो उसे सिर्फ होश में लाना चाहता था। कौन हो तुम, कर्नल जवाद ने कराहते हुए कहा। उठकर खड़े हो जाओ, ट्रूमैन ने डराते हुए कहा। और कर्नल जवाद उठने लगा। उसका तवाज़न दुरुस्त ना था इसलिए वो लड़खड़ा रहा था, लेकिन किसी न किसी तरह वो उठकर खड़ा होने में कामयाब हो गया। लेकिन उसी लम्हे ट्रूमैन का हाथ घूमा और कर्नल जवाद चीखता हुआ किसी गेंद की तरह उछलकर 10 कदम दूर फर्श पर जा गिरा। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। उसके मुंह से दांत फुलझड़ियों की तरह बाहर कालीन पर आ गिरे। दूसरा थप्पड़ तुम्हारी रूह को इसी तरह बाहर निकाल देगा जैसे तुम्हारे दांत बाहर निकले हैं। उठकर खड़े हो जाओ, ट्रूमैन ने आगे बढ़कर उसके सर पर पहुंचते हुए कहा। तुम कौन हो, कर्नल जवाद ने फड़कते हुए लहजे में कहा और एक बार फिर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसकी आंखों और चेहरे पर बेबुनाह खौफ के आसार थे। लिबार्ट्री के अंदर कितने आदमी काम करते हैं, ट्रूमैन ने तेज़ लहजे में कहा। लिबार्ट्री? कैसी लिबार्ट्री? कर्नल जवाद के मुंह से बेएहतियात निकला और वो एक बार फिर चीखता हुआ किसी गेंद की तरह उछला और एक धमाके से पिछली दीवार से जा टकराया। अब पता चला मैं किस लिबार्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो कार्टन फैक्ट्री के नीचे है और जिसका इंचार्ज डॉक्टर आलमगीर है और जहाँ डॉक्टर काजी काम करता है, ट्रूमैन ने चीखते हुए कहा। और आगे बढ़कर उसे झुककर कर्नल जवाद को गर्दन से पकड़कर उसे यूं हवा में उठा ले जैसे वो कोई छोटा सा खिलौना हो। 12, कर्नल जवाद ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। ट्रूमैन के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। मैं तुम्हारी एक एक हड्डी हाथों से तोड़ सकता हूँ कर्नल जवाद, अगर ज़िंदगी चाहते हो तो मेरे अहकाम की तामील करो। ट्रूमैन ने उसे कालीन पर धकेलते हुए कहा। सुनो, अंदर लिबार्ट्री में मौजूद डॉक्टर काजी के पास 0 गन है जो उसने डॉक्टर आलमगीर को देनी है और डॉक्टर आलमगीर ने उसे पाकिस्तान के सदर तक पहुंचाना है। मुझे मालूम है कि साइंसदान किसी मुल्क का सबसे कीमती सरमाया होते हैं और हमारे पास लिबार्ट्री में दाखिल होने, वहाँ मौजूद हर किस्म के हिफाजती निज़ाम के हाथमे के लिए मुकम्मल सामान मौजूद है। हमें यह भी मालूम है कि लिबार्ट्री का रास्ता इस कमरे से जाता है। हम अगर चाहें तो पूरी लिबार्ट्री को तबाह करके 0 गन ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें तुम 0 गन यहीं मंगवा दो तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे। बोलो तुम क्या चाहते हो, मुकम्मल तबाही या? ट्रूमैन ने गराते हुए कहा। मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मुझे मौत मंजूर है, कर्नल जवाद ने जकलत होंठ चबाते हुए कहा। यू नॉनसेंस सन ऑफ बिच, तुम इनकार कर रहे हो, ट्रूमैन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उछलकर पूरी कुव्वत से लात कालीन पर पड़े हुए कर्नल जवाद की पसलियों पर मारी। कर्नल जवाद की हलक से चीख निकली और उसके साथ ही वो इस बुरी तरह तड़पने लगा जैसे मछली पानी से बाहर निकलकर तड़पती है, लेकिन दूसरे लम्हे उसका जिस्म साकत हो गया, गर्दन टेढ़ी हो गई। उसके मुंह से खून का फवारा सा बाहर को उबला और वो खत्म हो चुका था। और नॉनसेंस, इतनी जल्दी मर गया, ट्रूमैन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे कर्नल जवाद के इस तरह मर जाने पर शदीद गुस्सा आ गया हो। ये ट्रांसमीटर है बॉस, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी का है।
ब्लैकी ने कहा जो उसकी पुश पर खड़ा था, गोली मारो, अब ट्रांसमीटर को, सिर्फ 2 आदमी बाहर रहे, अब मैं इस पूरी लेबॉरेटरी को उड़ा दूंगा, ये रास्ता खोलो और टेक बमों की बारिश कर दो। ट्रूमैन ने गुस्से से चीखते हुए कहा और पामर सर हिलाता हुआ बाहर को दौड़ पड़ा। चंद लम्हों बाद 8 अफराद अंदर दाखिल हुए। पामर ने थैले में से एक छोटा सा कैप्सूल निकाला और हाथ घुमाकर उसको दीवार पर दे मारा। वो सब कालीन के जोड़ की साइड पर खड़े थे। चंद लम्हों बाद 8 अफराद अंदर दाखिल हुए। पामर ने थैले में से एक छोटा सा कैप्सूल निकाला और हाथ घुमाकर उसको दीवार पर दे मारा। वो सब कालीन के जोड़ की साइड पर खड़े थे। एक धमाका हुआ और दूसरे लम्हे वाकई फर्श का आधे से ज़्यादा हिस्सा दीवार समेत गायब हो गया। अब नीचे बाकायदा सड़क सी जाती दिखाई दे रही थी, जिसकी दूसरी तरफ दीवार में एक बड़ा फौलादी दरवाज़ा था, जिस पर सुर्ख रंग की शुआएं इस तरह दौड़ रही थी जैसे वो इस दरवाजे पर रक्स कर रही हूँ। वो सब दौड़ते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़े और पामर ने थैले में से एक गोल सा डिब्बा निकाला और उसकी साइड पर लगा हुआ एक बटन प्रेस करके उसने डिब्बा दरवाजे की तरफ उछाल दिया। एक खौफनाक धमाका हुआ और दूसरे लम्हे वो फौलादी दरवाज़ा इस तरह उखड़ कर और दोहरा होकर पीछे जा गिरा जैसे वो फौलाद के बजाय गत्ते का बना हुआ हो। आगे काफ़ी चौड़ी सी सुरंग सी जा रही थी। दरवाज़ा खोलते ही ट्रूमैन आगे बढ़ा और उसके पीछे उसके साथ ही दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। कौन है, क्या हो रहा है? अचानक रास्ते के इख्तिताम पर एक बूढ़ा आदमी नजर आया। खबरदार, हाथ उठा दो डॉक्टर आलमगीर, ट्रूमैन ने शक्ला जेब से रिवाल्वर निकालते हुए कहा, जबकि ब्लैकी ने बगल से मशीन गन निकाली और पलक झपकने में वो उस बूढ़े आदमी के सर पर पहुंच गए। कौन हो तुम? उस बूढ़े की आंखें उन्हें देखकर हैरत और खौफ से फट गईं। जाओ अंदर, जो नजर आए उड़ा दो, हर चीज़ तबाह कर दो, ट्रूमैन ने अपने साथियों से चीख कर कहा और उसके साथ उसका हाथ घुमा और वो बूढ़ा चीख कर नीचे गिरा। एक लम्हा तड़पने के बाद वो साकत हो गया। ट्रूमैन के साथी अंदर जा चुके थे, जबकि ट्रूमैन वहीं रुक गया और अंदर से बेतहाशा फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ट्रूमैन होंठ भींचे खामोश खड़ा था। बॉस, ये जीरो गन। उसी लम्हे ब्लैकी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे वो दौड़ता हुआ वापस आया तो उसके हाथ में 10 मकाब इंच का किसी अजीब सी धात का एक चकोर डब्बा था जो हर तरफ से बंदा। कहाँ से मिला? ट्रूमैन ने जल्दी से उसे ब्लैकी के हाथ से झिपटते हुए कहा, यह साथ ही कमरा है, दफ्तर जैसा, उसकी मेज़ पर पड़ा था, शायद उस बूढ़े का दफ्तर था। ओह वेरी गुड, इसका मतलब है डॉक्टर काजी ने उसे मुकम्मल करके उसे दे दिया था। वेरी गुड, ये तो वैसे ही मर चुका है। बुलाओ बाकी साथियों को, अब हमने फ़ौरन यहाँ से निकलना है, ट्रूमैन ने मुसरत से चीखते हुए कहा और ब्लैकी सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। ट्रूमैन ने डिब्बी को उलट पुलट कर देखा, उस पर वाकई Z और G के हरूफ सुर्ख रंग से लिखे हुए थे। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई थी। फिर उसके सारे साथी पहुंच गए। बहुत सारे आदमी मारे जा चुके हैं, अलबत्ता ये लेबॉरेटरी बेहद वसी और शानदार है। क्या इस पूरी लेबॉरेटरी को उड़ाना है? पामर ने कहा, नहीं, हमारा मकसद हल हो गया। लेबॉरेटरी उड़ने के धमाके से इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जबकि अब हम खामोशी से निकल सकते हैं। आओ चलो, ट्रूमैन ने कहा और वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो सभी क्लब में पहुंचे और फिर दौड़ते हुए अचानक फाटक की तरफ बढ़ गए। इमरान मुसलसल और इंतहाई रफ्तार से कार दौड़ाता हुआ जब काटन फैक्ट्री से मुल्हिका काटन क्लब के गेट पर पहुंचा तो गेट बंद था। बज़ाहिर कोई खिलाफ मामूल सरगर्मी न नजर आ रही थी। इमरान ने गेट के सामने कार रोकी, उतरकर गेट की तरफ दौड़ पड़ा। जाहिर है ब्लैक ज़ीरो भी उसके साथ है, लेकिन उसे अभी तक किसी तफसील का इल्म ही ना था, ना ही उसे इमरान के जहाँ आने का मकसद का इल्म था। लेकिन इमरान की पहली घुड़की के साथ ही उसने दम साध लिया और तकरीबन 160 किलोमीटर के सफ़र के दौरान कार में मुकम्मल खामोशी तारी रही। अलबत्ता इमरान का चेहरा बता रहा था कि वो जो कुछ सोच रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। इमरान ने कार पर बजाने के लिए हाथ बटन की तरफ बढ़ाया ही था कि जकलख चौंक कर आगे बढ़ा। फाटक की जली खिड़की पर उसकी नज़रें पड़ गई थी, जो बज़ाहिर बंद नजर आ रही थी, लेकिन करीब से देखने पर अंदाज़ा हुआ कि उसमें इतनी दर्ज मौजूद है कि उसे बंद नहीं कहा जा सकता। इमरान ने जल्दी से खिड़की पर हाथ मारा तो खिड़की खुल गई। यहाँ पहुँचने के बाद इमरान के चेहरे पर हल्के से इत्मीनान के जो आसार पैदा हुए वो यकलखत बदल गए। इमरान उछलकर गेट में दाखिल हुआ और फिर दौड़ता हुआ इमारत की तरफ बढ़ गया। ब्लैक ज़ीरो उसके पीछे था। फिर चंद लम्हों बाद वो उस बड़े कमरे के खुले हुए दरवाजे पर खड़े थे, जिसमें 8 अफराद की लाशें इस तरह ढेर पड़ी थी जैसे किसी खौफनाक एक्सीडेंट के बाद मरने वालों की लाशें इकट्ठी करके रखी जाती हैं। उन लाशों को देखते कि ब्लैक ज़ीरो का चेहरा भी बिगड़ गया। अब उसे इस खौफनाक सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया जिसे इमरान गुजर रहा था। इमरान ने एक नज़र लाशों पर डाली, फिर भागता हुआ आगे बढ़ गया। ब्लैक ज़ीरो ने जाहिर है उसकी पैरवी करनी थी, लेकिन अब उसके चेहरे का रंग भी बदल गया था। फिर वो एक और बड़े कमरे में पहुंचे जहां से सुरंग से नीचे जा रही थी और एक फौलादी दरवाज़ा मुड़ तोड़कर गिरा पड़ा था। इमरान बेतहाशा दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। फिर उसकी नज़रें सुरंग के दरमियान पड़े हुए एक बूढ़े आदमी के जिस्म पर पड़ी जो साकत पड़ा था। इमरान ने तेज़ी से उस पर झुक गया। ये जिंदा है, मैं उसे होश में लाता हूँ, तुम अंदर लेबॉरेटरी चेक करो, इमरान ने चीखते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। इमरान ने बूढ़े को होश में लाने की कोशिशें शुरू कर दी। बूढ़ा बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था जैसे मर चुका हो, लेकिन जब इमरान ने उसके सीने पर हाथ रखा तो उसे मामूली सी हरकत का एहसास हो गया। बूढ़ा बिल्कुल कमज़ोर आदमी था, इसलिए उसकी बेहोशी मौत के बराबर थी और उसकी इसी कमज़ोरी को देखकर इमरान ने उसे होश में लाने वाला ज़ूद असर नुस्खा यानी मुँह और नाक बैक वक्त बंद ना किए थे, क्योंकि इस तरह उसके होश में आने की बजाय उल्टा मर जाने का ही खदशा था। इसलिए इमरान ने उसके दिल वाली जगह पर हाथ रखकर महसूस अंदाज में तेज़ी से हाथ चलाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही बूढ़े के जिस्म में हल्की सी हरकत पैदा होना शुरू हो गई। इसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो दौड़ता हुआ वापस आया। इमरान साहब, अंदर तो खौफनाक तबाही आई हुई है। 10-11 अफराद की लाशें मुख्तलिफ हिस्सों में पड़ी हुई हैं, काफ़ी मशीनरी टूट फूट पड़ी है। ये तो इंतहाई वसी और जदीद तरीन लेबॉरेटरी है। ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ से लहजे में कहा। उसका सांस फूला हुआ था, चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। उस इल्म में बूढ़े ने कराह कर आंखें खोल दी। इमरान होंठ भींचे खामोश खड़ा था, उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। कौन हो तुम?
बूढ़े ने होश में आते ही खौफज़दा लहजे में कहा और उठने की कोशिश की। हम दोस्त हैं, आप शायद डॉक्टर आलमगीर हैं, मेरा नाम अली इमरान है। सदर ममलिकत ने ज़ीरो गन के सिलसिले में आपको इत्तला दी होगी। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। ओ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, मगर वो कौन थे और ये खौफनाक धमाका? डॉक्टर आलमगीर ने चौंक कर कहा। आप पहले चलकर चेक करें कि वो ज़ीरो गन महफूज भी है या नहीं। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि उसे यकीन है कि काम हो चुका होगा। और अब ब्लैक ज़ीरो को समझ आई कि असल चक्कर क्या है। ज़ीरो गन? वो तो मेरे दफ्तर में है। उस धमाके से चंद लम्हे पहले उसे मेरे हवाले किया गया था, डॉक्टर आलमगीर ने उछलते हुए कहा। फिर वो बेतहाशा अंदर की तरफ दौड़ पड़ा, जहाँ सुरंग खत्म होती थी उसके साथ एक बड़ा कमरा था, जिसके दरवाजे पर डॉक्टर आलमगीर के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था और वो तीनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए, डॉक्टर आलमगीर जकलत इस तरह ठटक कर रुक गया जैसे उसके जिस्म से रूह निकल गई हो। वो यहाँ मेज़ पर थी। मैं ऐसे ही देख रहा था कि धमाके की आवाज़ सुनकर बाहर गया। डॉक्टर आलमगीर इस तरह बोला जैसे हवा में बोल रहा हो और इमरान के हलक से एक तवील सांस निकल गया। अब आप ज़रा लेबॉरेटरी का चक्कर लगाएं ताकि मालूम हो सके कि कितना नुकसान हुआ है। इमरान ने होंठ काटते हुए कहा। वो खुद एक तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर इस तरह ढेर हो गया जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो, और शायद ज़िंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ था, शायद शदीद मायूसी और बेबसी का। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आ रही होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।